हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3731, आर्यन का अजय पराक्रम। एक शक्तिशाली वार, एक प्रचंड तलवार की शक्ति, एक विशाल दिव्य तलवार। आर्यन ने इन सब पर ध्यान तक नहीं दिया। वह अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा और उसे खुद पर वार करने दिया। उसने पहले ही कहा था, अगर इस पूरे प्राचीन क्रूर दल में कोई उसे चोट पहुंचा सकता है तो वह उनमें से एक होगा। तो क्या हुआ अगर वह एक पूर्वजस्तर का पूर्वज था? उसे अब भी उसकी परवाह नहीं थी। पूर्वज ने पूरी शक्ति से तलवार चलाई, लेकिन आर्यन के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। वह हतप्रभ हो गया। उसकी नीली तलवार टूटकर जमीन पर गिर गई। नीले बालों वाला पूर्वज दंग रह गया। उसकी ताकत सफेद बालों वाले पूर्वज से कहीं ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वह आर्यन की रक्षाकवच को भेद नहीं पाया। यह अकल्पनीय था। तलवार आत्मा राजा की आंखें चौंधिया गईं और वह गुस्से में चिल्लाया, लानत है। उसने सोचा था कि यह वार आर्यन को दो टुकड़ों में काट देगा, लेकिन आर्यन अपनी जगह पर बिना किसी चोट के खड़ा रहा और नीले बालों वाले पूर्वज के तलवार के वार को ध्वस्त कर दिया। चारों ओर हंगामा मच गया। वे सब आर्यन को हैरानी से देख रहे थे। नीले बालों वाला पूर्वज आर्यन को घूरते हुए बोला, तुम कौन हो? उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक शिष्य के पास इतनी शक्तिशाली रक्षाकवच हो सकता है। यह असंभव था। आर्यन के होठों पर मुस्कान आई और उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। नीले बालों वाले पूर्वज की आंखें सिकुड़ गईं और वह दहाड़ा, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। वह क्रोध से भर उठा। उसके शरीर की शक्ति हजारों रॉकेटों की तरह फूट पड़ी और अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। लेकिन इससे पहले कि नीले बालों वाला पूर्वज दूसरा हमला कर पाता, आर्यन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। तलवार सम्राट का क्षेत्र। चाहे वह हमला हो या बचाव, यह एक पल में बन जाता था, जैसे मस्तिष्क की अवचेतन प्रतिक्रिया। आर्यन ने थप्पड़ मारा। नीले बालों वाले पूर्वज का रक्षाकवच तुरंत सामने आ गया, एक विशाल नीली ढाल का रूप ले लिया। ढाल 10 मीटर मोटी थी। इस तरह का बचाव अभेद्य था। नीले बालों वाले पूर्वज ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, छोटे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे इस हमले से। धड़ाम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके द्वारा बनाया गया रक्षाकवच बिखर गया। आर्यन की हथेली को छूते ही वे सब टूट गए। आर्यन की थाली जैसी हथेली तेजी से नीचे आई और नीले बालों वाले पूर्वज के गाल पर सटीक रूप से थप्पड़ मारा। धप्पा। यह बहुत जोरदार आवाज थी। नीले बालों वाले पूर्वज की आंखें सिकुड़ गईं और उसका शरीर धम्म से जमीन पर गिर गया। धड़ाम। उसका सिर जमीन से जोर से टकराया। वह हिल नहीं रहा था। एक थप्पड़ से वह जमीन पर गिर गया। वह बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। छी! पूर्वज! बकवास! आर्यन ने तिरस्कार में कहा। उसने ठंडे लहजे में बैंगनी बालों वाले पूर्वज को घूरते हुए उपहास किया, अगला। उसकी आवाज मौत के देवता जैसी लग रही थी, जैसे मौत का देवता मरे हुए लोगों की फसल काट रहा हो। 9000 से ज्यादा वर्षों तक साधना करने वाला नीले बालों वाला पूर्वज बस एक थप्पड़ में जमीन पर गिर गया। वह कितना विकृत था! क्या वह अभी भी इंसान था? क्या यह सच में तलवार अमर क्षेत्र था? क्या बूढ़े पूर्वज का तलवार सम्राट क्षेत्र नकली था? क्या हो रहा था? उन सभी का दिमाग चकरा गया था। वे पूरी तरह से दंग रह गए थे।
तलवार आत्मा राजा का दिल उसके गले में आ गया था। उसे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। सफेद बालों वाले पूर्वज ने तो फिर भी 2 वार किए थे, लेकिन नीले बालों वाला पूर्वज सीधे जमीन पर गिर गया, और यह भी नहीं पता कि वह मरा है या जिंदा। यह आर्यन कितना भयानक था, वह कितना ताकतवर था। उसकी नजर धीरे धीरे बैंगनी बालों वाले पूर्वज की ओर बढ़ी। वह एक 10,000 साल पुराना दैत्य था। तलवार आत्मा पर्वत उसी ने बनाया था। वह एक ऐसा विशेषज्ञ था जो संप्रभु गुरु के बराबर खड़ा हो सकता था। लेकिन इस पल तलवार आत्मा राजा को पता था कि यहाँ तक कि बैंगनी बालों वाला पूर्वज भी आर्यन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने शिष्य को जमीन पर गिरता देख भी वह हिला नहीं था। सच में बैंगनी बालों वाला पूर्वज हक्का बक्का रह गया था। वह इतना हैरान पहले कभी नहीं हुआ था। वह इतना ताकतवर था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा और आर्यन को देखा। जब उसकी नज़र आर्यन की नज़र से मिली तो उसका दिल कस गया और उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांप उठा। इस पल उसके दिमाग में एक विशाल अजगर का सिर तैर रहा था। अजगर के सिर के सामने वह एक चींटी जितना छोटा था, हिलने में भी असमर्थ। अजगर का सिर उसे किसी भी पल निगल सकता था। यह भावना दबाव के कारण नहीं, बल्कि ताकत में अंतर के कारण थी। बैंगनी बालों वाले पूर्वज का दिमाग हिल गया। आर्यन ने फिर से कहा, और कौन है? और कौन नाखुश है? आओ। आर्यन और भी अहंकारी हो गया। अजगर की ताकत के जुड़ने से उसका स्वभाव भी थोड़ा बदल गया था। वह और भी उन्मादी हो गया था, दुनिया को नीचा देखते हुए। जो भी नाखुश था वह उसे हरा देता था। पूरा स्थान शांत था, कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और उनमें से कोई भी आर्यन की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आर्यन ने उदासीनता से कहा, अभी इस बूढ़े ने कहा था कि अहंकारी होने की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत? क्या कीमत? कृपया बाहर आकर मुझे बताएं कि अहंकारी होने की क्या कीमत है। कुचलना, एकदम घोंटने वाला कुचलना। तलवार आत्मा राजा अपने दिल में दहाड़ रहा था, उम्मीद कर रहा था कि बैंगनी बालों वाला पूर्वज हमला करेगा। जाओ, 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 उसे मारो। लेकिन बैंगनी बालों वाले पूर्वज ने हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने सम्मानपूर्वक कहा, मालिक, हम गलत थे। उसने धीरे से कहा। वह हार मान गया था। जैसे ही उसने यह कहा, वहां मौजूद सभी शिष्य चौंक गए। वे तुरंत समझ गए कि यहाँ तक कि बैंगनी बालों वाला पूर्वज भी आर्यन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आर्यन ने अपनी नज़र चारों ओर घुमाई, आकाश में तैरती तलवारों को देखते हुए कहा, क्या तुम लोग हार मानते हो? अगर तुम विश्वास नहीं करते हो तो मुझ पर हमला करो। मैंने पहले ही कहा है, अगर तुम अकेले नहीं लड़ सकते तो तुम समूह में लड़ सकते हो। बैंगनी बालों वाले पूर्वज ने गहरी सांस ली। सभी तलवारें जमीन पर गिर गईं। उसके शरीर का ऑरा वापस आ गया, जिससे वह एक साधारण बूढ़े आदमी में बदल गया। उसने अपने जीवन में इस तरह से हार कभी नहीं मानी थी, और वह इतना डरा हुआ कभी नहीं था। लेकिन अब उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मालिक, हम गलत थे कहने के लिए उसे अपने जीवन भर की पूरी ताकत लगानी पड़ी थी। यहाँ तक कि जब वह उन दिनों उच्च देव क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिला था, तब भी उसने ऐसा नहीं किया था। लेकिन उसे यह कहना पड़ा, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा था। क्योंकि वह आर्यन का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। आर्यन की रुचि खत्म हो गई और उसने कहा, बस इतनी जल्दी हार मान ली? मुझे अभी भी तुम्हें मारना था।
यह सच में बहुत उबाऊ है। तलवार आत्मा राजा का दिल खून के आंसू रो रहा था। आर्यन ने उसकी गुस्से भरी आंखों को देखा और कहा, तलवार चोटी के स्वामी, तुम थोड़े नाखुश लगते हो। हाँ। तलवार आत्मा राजा की नजरें ढीली पड़ गईं और उसने जल्दी से कहा, मैं हार मानता हूं। जब बूढ़ा पूर्वज भी उसका मुकाबला नहीं कर सका तो उसके नाराज होने से क्या होता। जाकर मुसीबत मोल लेना। लेकिन वह आर्यन से बहुत नफरत करता था। यह बात निश्चित रूप से फैल जाएगी और उस समय उसका तलवार आत्मा पर्वत प्राचीन क्रूर दल का मजाक बन जाएगा। यह सोचकर अपनी आस्तीन के नीचे वह अपनी मुट्ठियों को कसने से खुद को रोक नहीं पाया। उबाऊ, कितना उबाऊ। आर्यन के चेहरे पर असंतोष था। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, चूंकि तुम सभी ने हार मान ली है तो ठीक है। तलवार चोटी के स्वामी, मैं आज यहाँ तुमसे किसी को लेने आया हूँ। तलवार आत्मा राजा की आंखें थोड़ी कांपी और उसने कहा, चोटी के स्वामी आर्यन, कृपया बोलें। आर्यन ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे शिष्यों में तारा नाम की कोई बड़ी बहन है? मैं आज यहाँ उसी के लिए आया हूँ। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3732। आर्यन की खोज। वह तलवार आत्मा पर्वत पर नहीं है। तलवार आत्मा राजा ने अपने शब्दों में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वह सच कह रहा हो। यहां नहीं है। आर्यन की आंखें भयावह हो गईं। उसने तलवार आत्मा राजा को घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक अजगर की शक्ति थी जो तलवार आत्मा राजा पर एक अतुलनीय दबाव डाल रही थी। तलवार आत्मा राजा का दिल कांप उठा और उसका शरीर थरथरा गया। पीक लॉर्ड आर्यन वास्तव में तलवार आत्मा पर्वत पर नहीं है। वह संप्रदाय सभा के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए गई हैं। मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। यह स्पिरिट स्वॉर्ड माउंटेन के मिशन रिकॉर्ड में दर्ज है। तलवार आत्मा राजा के चेहरे पर दर्द भरी अभिव्यक्ति थी। दर्द उसे अपने झूठ को बेहतर ढंग से छिपाने में मदद करता। वह कभी भी तारा को आर्यन को नहीं सौंपेगा। आर्यन ने उसके तलवार आत्मा पर्वत को इतना रौंद डाला था। तलवार आत्मा राजा भविष्य में दूसरों का सामना कैसे करेगा? भले ही बूढ़ा पूर्वज उसका प्रतिद्वंद्वी न हो, फिर भी वह बदला लेने का मौका ढूंढेगा। अब तारा ही एकमात्र कार्ड था जिसका वह उपयोग कर सकता था। वह तारा के माध्यम से उच्च देवता आयाम के विशेषज्ञों को जानना चाहता था। वह तारा के स्वामी के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करके उच्च देवता आयाम के विशेषज्ञों से आर्यन से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए कहना चाहता था। उसे विश्वास था कि एक स्वामी के रूप में उसकी पहचान निश्चित रूप से देवता क्षेत्र के विशेषज्ञों की स्वीकृति जीतेगी। यदि तलवार सम्राट क्षेत्र में बूढ़ा पूर्वज उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था तो उच्च देवता आयाम के विशेषज्ञ उसे मारने में सक्षम होंगे, है ना? तलवार आत्मा राजा का दिल उदास था। वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब दिव्य क्षेत्र प्राचीन भयंकर संप्रदाय पर उतरेगा। वह खेती करने गया था। आर्यन तलवार आत्मा राजा के चेहरे पर कुछ भी नहीं देख सका। उसने बस बड़बड़ाया, क्या मैंने उससे मेरा इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? तलवार आत्मा राजा ने कहा, जब वह वापस आएगी तो मैं निश्चित रूप से उसे तुरंत उत्तरी चोटी पर जाने दूंगा। वह पीक मास्टर आर्यन के व्यवसाय में देरी नहीं करेगी। बैंगनी बालों वाले बूढ़े पूर्वज ने भी याद दिलाया, तो क्या यह शिष्य वास्तव में खेती करने जा रहा है? तलवार आत्मा राजा की निगाहें मुड़ी और बैंगनी बालों वाले पूर्वज से सम्मानपूर्वक कहा, पूर्वज को रिपोर्ट करना। वह वास्तव में कड़वाहट से खेती करने गया था।
तलवार के रास्ते में तारा की प्रतिभा बहुत अधिक है और वह हमेशा बहुत मजबूत रही है। इस बार वह महान संप्रदाय सभा के लिए, मेरे प्राचीन भयंकर संप्रदाय के लिए, स्पिरिट स्वॉर्ड माउंटेन को गौरव दिलाने के लिए कड़वी खेती करने गई। बैंगनी बालों वाले बूढ़े पूर्वज ने कहा, तुमने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला। आर्यन बहुत मजबूत था। वह उसे उकसाना नहीं चाहता था। ऐसे दुर्भावनापूर्ण अस्तित्व को उकसाना उसके या स्पिरिट स्वॉर्ड माउंटेन के लिए फायदेमंद नहीं था। इसके अलावा विशेषज्ञों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी थी। वह और अधिक परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। यही वजह है कि उसने हार मान ली। तलवार आत्मा राजा ने कहा, मैं हिम्मत नहीं करता। बैंगनी बालों वाले पूर्वज ने आर्यन की ओर देखा और कहा, पीक मास्टर आर्यन, आप क्या सोचते हैं? आर्यन ने अपनी बाहें मोड़ लीं और कहा, चूंकि तुम यहाँ नहीं हो, मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊंगा। हालांकि तलवार शिखर स्वामी, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। आर्यन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके शरीर पर आभा अचानक क्रूर हो गई। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसकी हथेली से ऊर्जा की एक लहर निकल पड़ी। एक शक्तिशाली बल ने 100 मीटर दूर 1000 साल पुराने देवदार को घेर लिया। तुरंत रसीली देवदार की सुइयां और पत्तियां सब गिर गईं और जमीन से टकराते ही पाउडर में बदल गईं। 1000 साल पुराना देवदार भी तेजी से सूख गया और सड़ गया। यह शक्ति, इसने सीधे तौर पर उसके जीवन बल को काट दिया था। बैंगनी बालों वाले बूढ़े पूर्वज का दिल धड़क उठा और वह मदद नहीं कर सका। कितनी मजबूत आंतरिक शक्ति एक ही वार से किसी के जीवन को काटने में सक्षम होना। अद्भुत अद्भुत। मौजूद सभी स्पिरिट स्वॉर्ड माउंटेन के शिष्य भी दंग रह गए। तलवार आत्मा राजा की अभिव्यक्ति नहीं बदली क्योंकि उसने कहा, पीक मास्टर आर्यन, मैं तुमसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? जैसे ही वह वापस आएगी, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरी चोटी पर भेजूंगा। भले ही उसने ऐसा कहा, उसका दिल नफरत से भरा था। यह प्राचीन देवदार उसका पसंदीदा था और उसने इसे व्यक्तिगत रूप से लगाया और पोषित किया था। अब जब यह पाउडर में बदल गया था और आर्यन का यह कदम उसके लिए एक खतरा था, वह अपने दिल में बेहद नाखुश था, लेकिन उसने इसे बहुत अच्छी तरह से सहन किया। सतह पर उसने गुस्से के कोई संकेत नहीं दिखाए। तलवार आत्मा राजा इस सिद्धांत पर बहुत स्पष्ट था कि इसे सहन करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। आर्यन ने तलवार आत्मा के मुख्य हॉल पर एक नज़र डाली और अपने परिवेश का सर्वेक्षण किया। उसका दिल डूब रहा था। तारा, तुम इतनी कड़ी मेहनत से कहाँ प्रशिक्षण ले रही हो? मुड़कर वह चला गया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तलवार आत्मा पर्वत बहुत बड़ा था और बहुत से लोग थे। तारा की आभा को महसूस करना असंभव था। इसके अलावा वह तलवार आत्मा पर्वत में सभी को नहीं मार सकता था, है ना? उसे अभी भी प्राचीन भयंकर संप्रदाय में रहना था। अगर उसने वास्तव में तलवार आत्मा पर्वत के सभी शिष्यों को मार डाला, तो उसे अब यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। आर्यन केवल इन चीजों को छोड़ सकता था। वह तलवार आत्मा पर्वत छोड़ गया। अंधेरे में तारा अनियंत्रित रूप से सिसक रही थी। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। हालांकि वह बिल्कुल भी आवाज नहीं कर सकती थी और उसका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। उसने कोने में अभी अभी हुई हर चीज देखी। उसने आर्यन को देखा। हालांकि वह सिर्फ चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि वह उसके शरीर में शक्ति से पूरी तरह से कैद थी। इसके अलावा वह बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी क्योंकि उसके पेट में आर्यन का मांस और खून था। भले ही वह बाहर निकलना चाहती थी और प्रतिबंधों को तोड़ना चाहती थी, लेकिन
अगर उसने अपने पेट में बच्चे को चोट पहुंचाई तो वह खुद से नफरत करेगी। तो वह केवल आर्यन को जाते हुए देख सकती थी। उसका दिल खुश था, लेकिन यह दर्दनाक भी था। क्योंकि आर्यन को उसकी परवाह थी, वह खुश थी। और आर्यन के जाने के कारण वह दर्द में थी। पूरा तलवार आत्मा पर्वत शांत था। बाहरी संप्रदाय के शिष्य जो अभी अभी भीतरी संप्रदाय में प्रवेश कर चुके थे, वे इस हद तक कुचल गए थे कि वे सांस भी नहीं ले पा रहे थे। पूरा तलवार आत्मा पर्वत शांत था। वह कभी भी इस तरह से अपना सिर उठाने में असमर्थ नहीं था। यहाँ तक कि तलवार सम्राट क्षेत्र के दो बूढ़े पूर्वज भी उसके द्वारा कुचल दिए गए थे। वह चला गया। एक शिष्य ने बताया कि आर्यन ने तलवार आत्मा पर्वत छोड़ दिया था। तलवार आत्मा राजा ने गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और भारी मन से कहा, आर्यन, यह बूढ़ा आदमी इस दुश्मनी को याद रखेगा। अगर मैं बदला नहीं लेता तो यह बूढ़ा आदमी इंसान नहीं होगा। बैंगनी बालों वाले पूर्वज की निगाहें अंधेरी हो गईं और उसने कहा, तुम बेहतर है कि अब इस व्यक्ति को उकसाओ मत। तलवार आत्मा राजा ने कहा, पूर्वज, उसने तलवार आत्मा पर्वत का चेहरा खो दिया। हमारे तलवार आत्मा पर्वत को ऐसा नुकसान कब हुआ है? मैं इसे स्वीकार नहीं करता। बैंगनी बालों वाले पूर्वज ने कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपको स्वीकार करना ही पड़ता है। उसने तलवार आत्मा पर्वत का चेहरा खो दिया, लेकिन उसकी ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। यह मजबूत लोगों की दुनिया है। मजबूत लोग जो चाहें कर सकते हैं। आज भले ही संप्रदाय नेता एकांत से बाहर आ जाए, वह उसे रोक नहीं पाएगा। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह सिर्फ एक नश्वर दुनिया है। और वह उच्च देवता आयाम से, वह हमारी आंखों में एक देवता है। उसकी आंखों में हम सिर्फ नश्वर हैं। हम उसके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? मैं जानता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो, यह बेकार है। उसे फिर से मत उकसाओ, तुम इसके परिणामों को सहन नहीं कर पाओगे। बैंगनी बालों वाले पूर्वज देख सकते थे कि आर्यन की ताकत नश्वर दुनिया से नहीं थी। नश्वर दुनिया नहीं तो निश्चित रूप से उच्च देवता आयाम से। उनके जैसे नश्वर लोग ऐसे व्यक्ति को उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। तलवार आत्मा राजा की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, पूर्वज, क्या आप कह रहे हैं कि वह एक उच्च देवता आयाम कुलीन का पुनर्जन्म है? बैंगनी बालों वाले पूर्वज ने कहा, यह सही है, और वह उच्च देवता आयाम में एक शक्तिशाली प्राचीन दौड़ से है। तलवार आत्मा राजा ने पूछा, प्राचीन दौड़? कौन सी दौड़? बैंगनी बालों वाले पूर्वज ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह ड्रैगन होना चाहिए। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3733, तारा का बलिदान। मृत्यलोक के लोग उच्च देवलोक में घटी घटनाओं से पूरी तरह अनजान थे। यहाँ तक कि अगर वहाँ कुछ बहुत बड़ा हुआ भी हो तो भी उनकी खबर यहाँ तक पहुँचने में लंबा समय लगता। यही कारण था कि न तो वह बैंगनी बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को और न ही सुयंत्र गदा के स्वामी को पता था कि नागवंश लगभग समाप्त हो चुका है। उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं था कि मिस्टिक थियर्च ने आर्यन के सिर पर इनाम रखा था। अगर सुयंत्र गदा के स्वामी को यह पता होता तो वह खुशी के मारे और भी ज्यादा उछलने कूदने लगता। उसे विश्वास था कि अगर वह मृत्यलोक में शियान परिवार की सेनाओं को ढूंढकर उन्हें रिपोर्ट कर दे तो शियान परिवार की सेनाएं तुरंत हमला कर देंगी। सुयंत्र गदा का स्वामी अभी भी तारा को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था ताकि वह उच्च देवलोक के विशेषज्ञों से परिचय बना सके।
फिर वह तारा के गुरु के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करके उच्च देवलोक के विशेषज्ञों से आर्यन को दबाने और उससे बदला लेने की विनती करेगा। 2 महीने बाद उच्च देवलोक के विशेषज्ञ प्राचीन फियर्स संप्रदाय में पहुंचने वाले थे। उसने पहले ही महाकुल बुजुर्ग से पता कर लिया था कि उच्च देवलोक के एक योद्धा की नजर तारा पर थी। उसे उच्च देवलोक में प्रवेश करने के लिए उच्च देवलोक की परीक्षा देने की भी आवश्यकता नहीं थी। यह अब उसकी एकमात्र उम्मीद थी। एक विशेषज्ञ जो उच्च देवलोक में पुनर्जन्म लेता है। हम पुनर्जन्म के बाद तुम्हारी शक्ति ऊपरी भगवान आयाम के शक्तिशाली लोगों से नहीं लड़ पाएगी। आर्यन, 2 महीने बाद तुम मर जाओगे, सुयंत्र गदा के स्वामी ने बुरी तरह से कहा। एक गुप्त कक्ष में सुयंत्र गदा का स्वामी तारा को देख रहा था। राघव बगल में खड़ा था। तारा भी सुयंत्र गदा के स्वामी को देख रही थी। सुयंत्र गदा के स्वामी ने फिर उदासीनता से कहा, तारा, तुमने पहले जो कुछ भी हुआ वह सब देखा। वह सिर्फ एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य है जो अभी अभी भीतरी संप्रदाय में आया है, और वह पहले से ही इतना घमंडी है। वह न केवल तुम्हारे गुरु का सम्मान नहीं करता, बल्कि उसने हमारे 2 पूर्वजों को भी बुरी तरह से घायल कर दिया है। स्पिरिट स्वॉर्ड माउंटेन के एक शिष्य के रूप में तुम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? तारा का चेहरा शांत था और उसका दिल बिल्कुल नहीं डगमगाया। उसने सुयंत्र गदा के स्वामी को जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, गुरु, आपने अभी अभी जो कुछ हुआ वह सब देखा, और यह इसलिए है क्योंकि उसने अपनी हत्या की भावना को रोक कर रखा था। नहीं तो आप अभी यहाँ खड़े नहीं होते। सुयंत्र गदा के स्वामी की आंखें काली हो गईं। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? तारा ने कहा, यह धमकी नहीं है, बल्कि मैं आपको एक तथ्य बता रही हूँ। आर्यन वह इंसान है जिसे आप नाराज नहीं कर सकते। कह सुयंत्र गदा के स्वामी की आंखें तुरंत गुस्से से भर गईं क्योंकि वह तारा को घूर रहा था। एक पल में पा एक थप्पड़ तारा के चेहरे पर पड़ा और उसने उदासी से कहा, तुम गद्दार, क्या तुम्हें अभी भी अपना उपनाम याद है? अगर मैंने तुम्हें अकेले पाला पोसा नहीं होता तो तुम्हारी वर्तमान शक्ति कैसे होती? एक थप्पड़ तारा के चेहरे पर पड़ा। थप्पड़ का निशान साफ दिख रहा था। तारा के होठों के कोने पर खून था, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुई। उसका चेहरा अभी भी शांत था क्योंकि उसने कहा, मेरी वर्तमान शक्ति मेरे कारण है, आपके कारण नहीं। और मैंने अभी जो कहा वह सच है। आप आर्यन को बिल्कुल नहीं समझते हैं। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि वह किस तरह का इंसान है। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि वह कितना मजबूत है। अगर उसे पता चला कि आपने अभी मुझे थप्पड़ मारा है, तो चाहे आप नर्क में भी क्यों न छिप जाएं, वह यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी आत्मा धुएं की तरह उड़ जाए और बिखर जाए। तारा बहुत अड़ियल थी। वह सिर्फ इसलिए हीन महसूस नहीं करती थी क्योंकि वह उसका गुरु था। अगर उसे अपने गुरु और आर्यन के बीच चुनना पड़ता, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन को चुनती। इसके अलावा इस गुरु ने उसे कोई ज्ञान नहीं दिया था। सुयंत्र गदा के स्वामी की आंखों के कोने की मांसपेशियां थोड़ी सी सिकुड़ी। उसका चेहरा बेहद भयावह था। उसके शरीर में शक्ति लगातार बढ़ती रही। वह वास्तव में तारा को एक ही थप्पड़ में मार डालना चाहता था, लेकिन वह रुका। तारा उसका तुरुप का इक्का थी। तुमने अभी जो कहा उसके आधार पर मैं तुम्हें एक ही थप्पड़ से मार सकता हूं, सुयंत्र गदा के स्वामी ने भयावह रूप से व्यंग्य किया और कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अभी भी तुम्हारी सुंदरता का उपयोग उच्च देवलोक के विशेषज्ञों से शादी करने के लिए करना चाहता हूं। मैं आर्यन को मारने के लिए उच्च देवलोक के विशेषज्ञों की शक्ति का उपयोग करना चाहता हूं।
तारा ने कहा, मैं उच्च देवलोक के विशेषज्ञों से शादी नहीं करूंगी। हाँ हाँ हाँ। सुयंत्र गदा के स्वामी जोर से हंसा और कहा, अगर तुम कहती हो कि तुम शादी नहीं करोगी तो तुम शादी नहीं करोगी। शायद तुम्हें अभी भी पता नहीं है। उच्च देवलोक के एक विशेषज्ञ की नजर पहले से ही तुम पर पड़ चुकी है, और पिछली बार तुमने महाकुल बुजुर्ग से क्या कहा था? अगर तुम उच्च देवलोक में प्रवेश करने के लिए तैयार हो तो यह एक मौन सहमति है। ग्रेट सेक्ट असेंबली खत्म होने के बाद उच्च देवलोक आ जाएगा, और अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो भी तुम्हें शादी करनी होगी। उस समय अगर आर्यन तुम्हें रोकने की हिम्मत करता है तो उच्च देवलोक के विशेषज्ञ उसे मार डालेंगे। हाँ हाँ हाँ। आर्यन कितना भी मजबूत क्यों न हो, क्या वह उच्च देवलोक के देवताओं से ज्यादा मजबूत हो सकता है? फिर से, क्या तुम जानती हो कि इस बार प्राचीन फियर्स संप्रदाय में आने वाला उच्च देवलोक का योद्धा कौन है? वह शियान परिवार का एक विशेषज्ञ है। शियान परिवार भी उच्च देवलोक का नंबर 1 परिवार है। क्या तुम्हारा आर्यन शियान परिवार से मेल खा सकता है? हाँ हाँ हाँ। तारा, तुम बेहतर है कि अपना भाग्य स्वीकार करो, नहीं तो उस समय तुम मर सकती हो, और तुम्हारा आर्यन भी निश्चित रूप से मर जाएगा। हाँ हाँ हाँ। सुयंत्र गदा के स्वामी जोर से हंसा। उसे दृढ़ विश्वास था कि आर्यन कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह उच्च देवलोक के विशेषज्ञों के लिए कोई मुकाबला नहीं होगा। शियान परिवार की तो बात ही छोड़ दो। तारा स्तब्ध थी। जब उसने शियान परिवार के 2 शब्द सुने तो उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत सम्राट शियान के बारे में सोचा। आर्यन का जीवन भर का दुश्मन। उसका दिल थोड़ा कांप गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं क्योंकि उसने खुद से सोचा, क्यों क्यों? आर्यन, तुम्हारा जीवन इतने उतार चढ़ाव से भरा क्यों है? तारा की आंखों में आंसू देखकर सुयंत्र गदा का स्वामी और भी खुश हो गया और कहा, आज्ञाकारी बनो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम नहीं मरोगी। तारा ने कुछ नहीं कहा। वह इस समय बहुत असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि आर्यन का जीवन अतुलनीय रूप से कठिन रहा था। उसे लगा कि वह आर्यन की किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती, और हमेशा आर्यन के लिए एक बोझ रही थी। तारा के लकड़ी जैसे चेहरे को देखकर सुयंत्र गदा के स्वामी ने रुचि खो दी और राघव से कहा, मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ, मेरी तरफ से उसकी देखभाल करो। क्या तुम उच्च देवलोक में प्रवेश कर सकते हो, यह उस पर निर्भर करता है। राघव ने कहा, शिष्य आज्ञा मानता है। सुयंत्र गदा के स्वामी ने संतुष्टि में सिर हिलाया और गुप्त कक्ष से बाहर निकल गया। बहुत देर बाद तारा होश में आई और बड़बड़ाई, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं आर्यन से मिलना चाहती हूँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। वह मुड़ी और गुप्त कक्ष के निकास की ओर भागी। लेकिन राघव थोड़ा चला और सीधे तारा को रोक दिया। उसने कहा, छोटी बहन, तुम नहीं जा सकती। तारा ने राघव को देखा और कहा, वरिष्ठ भाई, मुझे बाहर जाने दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। ठीक है, मुझे बाहर जाने दो, मुझे वास्तव में उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना है। शियान परिवार का उच्च देवलोक का योद्धा प्राचीन फियर्स संप्रदाय में आ गया था। तारा यह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि क्या होगा। उसे आर्यन को पहले से बताना था। उसे आर्यन को जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ने देना था। नहीं तो एक बार जब शियान परिवार को आर्यन के ठिकाने के बारे में पता चलता तो वे उसे जाने नहीं देते। राघव ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। धड़ाम। तारा तुरंत जमीन पर घुटने टेककर बैठ गई और कहा, वरिष्ठ भाई, तुम्हारे लिए घुटने टेक रही हूँ, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैं तुमसे मुझे बाहर जाने देने की विनती करती हूँ। जब तक तुम सहमत हो जाते हो, मैं तुम्हारी किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार हूँ।
वह जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई। तारा पहले कभी ऐसी नहीं रही थी, क्योंकि इस समय वह अतुलनीय रूप से चिंतित थी। आर्यन की स्थिति बस बहुत खतरनाक थी। तारा को इस तरह देखकर राघव अपने दिल में आर्यन से और भी ज्यादा नफरत करने लगा, यहाँ तक कि वह सुयंत्र गदा के स्वामी से भी ज्यादा आर्यन से नफरत करता था। उसकी नफरत प्यार से पैदा हुई थी। अगर तारा ने आर्यन को नहीं चुना होता तो वह ऐसा नहीं होता। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3734। नारियल के पेड़ों से घिरे नीली नीली लहरों वाले एक सागर के तट पर आर्यन खड़ा था, जिसकी आंखें क्षितिज पर थीं। सुबह की पहली किरणें उत्तरी चोटी पर पड़ रही थीं और हवा में एक उदासी सी छाई हुई थी। इस वीरान जगह में सुबह सुबह दो और बाहरी शिष्य हार मानकर चले गए थे। यहाँ आशा की कोई किरण नहीं थी तो भला कौन रुकता। जो 8 शिष्य बचे थे उन्हें भी लग रहा था कि बाहरी दल और इस उत्तरी चोटी में कोई फर्क नहीं है। वे सब अपनी अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। कम से कम बाहरी दल में रोजाना कुछ ना कुछ काम होता था। यहाँ उन्हें वो मुश्किल काम नहीं करने पड़ते थे। और हाँ, यह भी सच था कि यह अभी भी भीतरी दल था। भले ही यहाँ उनका स्वागत नहीं था, पर उनका दर्जा तो अलग था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कम से कम आशा तो थी। दो और आर्यन ने पूछा। मीनराज ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वे सुबह सुबह चले गए। वे और नहीं सह सके और बिना बताए भाग गए। अगर वे चले गए तो चले गए, कोई बात नहीं। मुझे उन लोगों की जरूरत है जो मुझ पर विश्वास करते हैं, न कि उन लोगों की जो यहाँ ऐश करने आए हैं। आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ा। आर्यन को वापस देख नंदिनी बेचैनी में उसके पास आई और चारों तरफ देखकर बोली, स्वामी, तारा कहाँ है? वह आपके साथ क्यों नहीं आई? आर्यन ने कहा, वह शायद अभ्यास करने गई होगी। वह महादल की सभा के समय तक वापस आ जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, नंदिनी ने धीरे से कहा। उसकी भौहें तन गईं और उसने कहा, स्वामी, मुझे हमेशा लगता है कि तारा के साथ कुछ हुआ है। यह उसकी अंतरात्मा थी, एक स्वाभाविक अंतरात्मा। आर्यन हंसा, पगली, वह ठीक होगी। अभी अभी उसने लगभग पूरे तलवार आत्मा पर्वत को नष्ट कर दिया था, तो तलवार आत्मा राजा को उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उससे झूठ बोलने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। कम से कम तलवार आत्मा राजा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नंदिनी ने और कुछ नहीं कहा। आखिर यह सिर्फ उसकी अंतरात्मा थी और कुछ भी साबित नहीं कर सकती थी। फिर भी जब उसने यह कहा तो आर्यन को अपने दिल में एक बेचैनी महसूस हुई। थोड़ी देर के लिए यहाँ आओ, आर्यन ने आवाज दी। राघव, बहादुर, दाशन, मेघा, 5 तत्व भाई और 8 बचे हुए बाहरी शिष्य सब पास आए। आर्यन ने कहा, कल मैं महान कुलश्रेष्ठ के पास गया था और मुझे पता चला कि प्राचीन दुनिया की महादल की सभा 2 महीने में है। उस समय सभी दल इसमें भाग लेंगे। मैंने महान कुलश्रेष्ठ को पहले ही बता दिया है कि मैं भाग नहीं लूंगा। दाशन तुरंत बेचैनी में बोला, बड़े भाई, अगर आप भाग नहीं ले रहे हैं तो हम भी भाग नहीं लेंगे। वैसे भी यह सिर्फ एक प्रतियोगिता है, इसका कोई मतलब नहीं है। बहादुर ने कहा, पहले बड़े भाई की बात सुनो, फिर अपनी राय देना। आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं भाग नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हें लेना होगा। राघव ने कहा, चोटी के स्वामी, महादल की सभा में भाग लेने वाले सभी लोग दलों के अभिजात्य लोग हैं और उन्हें हर दल के शीर्ष व्यक्ति कहा जा सकता है।
वे प्रतिभाओं में भी प्रतिभा हैं। अतीत में जिन शिष्यों ने महादल की सभा में भाग लिया था, वे कम से कम तलवार सम्राट क्षेत्र में थे, और सबसे ताकतवर लोग तलवार सम्राट क्षेत्र में थे। ऊपरी दुनिया में उन बड़े दलों में हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा अद्भुत प्रतिभाएं हैं। शायद उच्च देवता आयाम के विशेषज्ञ भी हों। अगर हम भाग लेते हैं तो हमारी साधना। प्राचीन धधकता दल प्राचीन दुनिया में कुछ भी नहीं था। सबसे अच्छा यह एक मध्यम स्तर का दल था। वे सुपर युद्धपोत दल इस नश्वर दुनिया को नियंत्रित करते थे। इन दलों में आकाश में बादलों जितने विशेषज्ञ थे, और वे जिन शिष्यों को चुनते थे वे सभी प्रतिभाओं में प्रतिभा थे। इनमें से कोई भी दल आसानी से प्राचीन उग्र दल को कुचल सकता था। उनमें से केवल राघव ही तलवार सम्राट क्षेत्र में था, और बाकी लोगों में दल में प्रवेश करने की योग्यता भी नहीं थी। आर्यन चाहता था कि वे भाग लें। क्या यह सिर्फ उन्हें हंसाने के लिए नहीं था? मीनराज ने भी कहा, हाँ, महादल की सभा शीर्ष प्रतिभाओं के बीच एक प्रतियोगिता है। बहुत से बड़े दलों ने ऐसे शिष्य तैयार किए हैं जो पिछले से ज्यादा शक्तिशाली हैं, और तलवार सम्राट क्षेत्र केवल दल में प्रवेश करने की योग्यता है। अगर आप सच में प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो एक तलवार सम्राट भी नहीं जीत सकता है। वे बड़े दल बहुत ताकतवर हैं। केवल 2 महीने बचे थे और वह चाहता था कि वे भाग लें। इन 2 महीनों में उनकी साधना कितनी भी तेज क्यों न हो, वह कितनी तेज हो सकती थी। दूसरों की बात तो छोड़ो, 8 बाहरी शिष्यों के दिल भी धड़क रहे थे, और उन्हें लगा कि आर्यन शेखी बघार रहा है। और तो और, प्राचीन उग्र दल की महादल की सभा में भाग लेने की उनकी बारी नहीं थी। अन्य चोटियों में उनसे ज्यादा ताकतवर कई वरिष्ठ भाई थे। यह आर्यन नहीं था जिसने कहा कि वह जाने दे सकता है। आर्यन ने उदासीनता से कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग किस बात की चिंता कर रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, अभी भी 2 महीने हैं, मैं तुम सबको नया जन्म दूंगा। अगर मैं कहता हूं कि तुम जा सकते हो तो तुम जरूर जा सकते हो। नंदिनी हंसी और बोली, अपने स्वामी पर विश्वास करो। मेघा ने आर्यन की ओर देखा और कहा, महादल की सभा इतनी आसान नहीं है, अन्य 7 चोटियां सहमत नहीं होंगी। आर्यन ने मेघा की ओर देखा और कुटिलता से हंसा, क्या तुम पर अभी भी मेरी एक रात बाकी नहीं है? क्या तुम उसे वापस जीतना चाहती हो? मेघा का छोटा चेहरा थोड़ा लाल हो गया, तुम क्या दाव लगाना चाहते हो? आर्यन ने कहा, क्या मैं तुम लोगों को महादल की सभा में भाग लेने की योग्यता दिला सकता हूं या नहीं, इस पर दाव लगा। अगर मैं हार जाता हूं तो तुम्हें मेरे साथ रात भर नहीं रहना पड़ेगा। मेघा ने कहा, तो अगर मैं हार जाती हूं? आर्यन शैतानी ढंग से हंसा, यह आसान है, तो मेरी पत्नी बन जाओ। मेघा ने आर्यन को घूरकर देखा और गुस्से से कहा, तुम ऐसा चाहते हो? आर्यन ने कहा, तुम दाव लगाना चाहती हो या नहीं? अगर तुम दाव नहीं लगाना चाहती हो तो मैं चाहता हूं कि तुम आज रात मेरे साथ रहो। मेघा ने अपने दांत भींचे और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दाव लगाऊंगी। मैं देखना चाहती हूं कि तुम 2 महीनों में हमें तलवार सम्राट क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ने में मदद कर सकते हो। मैं देखना चाहती हूं कि तुम हमें महादल की सभा में भाग लेने की योग्यता कैसे दिला सकते हो। आर्यन हंसा और कहा, चलो देखते हैं। प्राचीन उग्र दल की 8 चोटियां। मुख्य कक्ष के अलावा अन्य 6 चोटियां हजारों सालों से स्थापित थीं। हर साल महादल की सभा में भाग लेने वाले शिष्य हर चोटी से चुने गए सबसे अच्छे शिष्य होते थे। और तो और, महादल की सभा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या केवल 10 थी। कुछ प्रतिस्थापन के अलावा आर्यन के लिए सभी स्थान प्राप्त करना असंभव था। कम से कम 6 चोटी के स्वामी सहमत नहीं होते।
फिर भी वे नहीं जानते थे कि आर्यन के पास क्या था। आर्यन की भी अपनी योजनाएं थीं। ठीक है, तुम सब पहले झाड़ियां काटो और मेरे लिए घर बनाओ। फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खेती कैसे करनी है। आर्यन को बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। बहादुर ने कहा, मालिक, हमें अब जल्दी करनी होगी और खेती करनी होगी। अगर आप और समय बर्बाद करते हैं तो 2 महीने कैसे काफी होंगे? मैं पहले उन्हें कुछ बुनियादी बातें क्यों न सिखाऊं? आर्यन ने हाथ हिलाया और कहा, जरूरत नहीं। तुम लोगों को अगले कुछ दिनों तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस पहले मेरे लिए घर बनाने में मदद करो। बहादुर निशब्द था। राघव हंसा, चोटी के स्वामी की अपनी योजनाएं जरूर हैं। चलो वही करते हैं जो वह कहते हैं। महादल की सभा। मैं वहां कभी नहीं गया। मुख्य कक्ष, चोटी, महान कुलश्रेष्ठ के आंगन। एक शिष्य ने तलवार आत्मा पर्वत में जो हुआ था उसे विस्तार से बताया। मेघना ने माथा सिकोड़ा, क्या यह तलवार आत्मा पर्वत से तारा हो सकती है? शिष्य ने कहा, इस शिष्य को नहीं पता, लेकिन स्वामी, क्या वह आर्यन सच में इतना शक्तिशाली है? वे तलवार आत्मा पर्वत के 2 महान पूर्वज हैं और वे उसके द्वारा इतनी आसानी से हार गए थे। यह 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 बहुत अविश्वसनीय है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3735। जब बात आर्यन की शक्ति की आती थी तो चांददत्त को सबसे अधिक अधिकार था बोलने का। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही चाल में एक स्वर्गीय देवता स्तर के शक्तिशाली योद्धा को तुरंत मार सकता था। उन्होंने आर्यन से अधिक शक्तिशाली किसी को नहीं देखा था। इसलिए जब उन्हें पता चला कि आर्यन ने आध्यात्मिक तलवार पर्वत के 2 पुराने पूर्वजों को कुचल दिया था तो उन्हें जरा भी झटका नहीं लगा। इसके बजाय उनका चेहरा शांत था। लेकिन जो बात उन्हें समझ नहीं आई वह यह थी कि आर्यन तारा को क्यों ढूंढ रहा था। क्या वह उसे पसंद करता था या कोई और कारण था? वह इसका पता लगाना चाहते थे। आखिरकार उच्च देवलोक के एक विशेषज्ञ ने तारा को पसंद किया था और पिछली बार जब उन्होंने तारा से पूछा था कि क्या वह उच्च देवलोक में प्रवेश करने को तैयार है तो वह सहमत हो गई थी। अगर आर्यन को तारा से प्यार हो जाता तो इसे संभालना मुश्किल होता। इस मामले को जल्द से जल्द स्पष्ट करना होगा। फिर पंथ सभा का मामला था। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें आर्यन पर लगा दी थीं, लेकिन अब आर्यन ने कहा कि वह भाग नहीं लेगा, जिससे उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। अगर आर्यन लड़ता तो वह निश्चित रूप से पहला स्थान प्राप्त कर सकता था। प्राचीन प्रज्वलित पंथ निश्चित रूप से प्राचीन दुनिया को हिला देता। लेकिन अब आर्यन का भाग लेने से इनकार करना उनके लिए सिरदर्द बन गया था। अभी भी 2 महीने बाकी थे। अगर आर्यन भाग नहीं लेता तो उन्हें सच में नहीं पता था कि क्या करना है। 6 चोटियों में कई प्रतिभाशाली शिष्य थे, लेकिन उन बड़े पंथों के शिष्यों की तुलना में वे बस चींटियां और हाथी थे। कोई तुलना ही नहीं थी। आदमी, मेंतु चिल्लाया। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी। मेंगतू ने कहा, उत्तरी चोटी पर जाओ और उस पर नजर रखो। वहां की हर हलचल पर ध्यान दो और मुझे हर दिन रिपोर्ट करो। समझ गया। शिष्य चला गया। अपने हाथ पीछे करके मेंगतू ने आकाश की ओर देखा और बड़बड़ाया, आर्यन, ओह आर्यन, अगर तुम भाग नहीं लोगे तो और कौन ले सकता है? समय पलक झपकते ही बीत गया। आंखों ही आंखों में आधा महीना बीत चुका था। उत्तरी चोटी के शीर्ष पर एक 2 मंजिला घर बनाया गया था और दोनों तरफ सहायक घर बनाए गए थे।
आसपास नीले पत्थर की टाइलों से पक्का किया गया था। उत्तरी चोटी आकार लेने लगी थी। लेकिन इस दौरान 3 और बाहरी शिष्य इसे सहन नहीं कर पाए और उत्तरी चोटी से भाग गए। आर्यन ने उन्हें नहीं रोका। वे हर दिन उत्तरी चोटी की सफाई जारी रखते थे। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उनके और फीनिक्स के अलावा बाकी सभी चिंतित थे। महान पंथ सभा में अभी भी 1.5 महीना बाकी था। आर्यन की बातें अब एक शेखी बघारने वाले मजाक की तरह लग रही थीं। यह असंभव था। चिंता की बात करें तो सबसे ज्यादा चिंतित उत्तरी चोटी के लोग नहीं, बल्कि महान वृद्ध मेंगतू थे। हर दिन जब वह शिष्यों को उत्तरी चोटी के निर्माण की प्रगति पर रिपोर्ट करते हुए सुनते थे, तो वह उत्तरी चोटी पर जाकर आर्यन को ढूंढना चाहते थे। समय की क्या बर्बादी है! यह यह समय की पूरी बर्बादी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महान पंथ सभा में भाग लेना तो दूर, वे प्राचीन उग्र पंथ में प्रवेश करने के भी योग्य नहीं होंगे। मेंगतू अविश्वसनीय रूप से क्रोधित था। लेकिन वह आर्यन से कुछ नहीं कह सकता था। गुरुजी, वे हर दिन कठिन श्रम कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल भी खेती नहीं की है। ऐसा लगता है कि शिखर नेता आर्यन वास्तव में उन्हें बहुत पसंद करते हैं। यह सिर्फ वरिष्ठ भाई लू के लिए शर्म की बात है। वरिष्ठ लू शुन हर दिन उनके साथ शारीरिक श्रम करने के लिए आते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी खेती करते नहीं देखा। मौत के डर ने उनकी खेती को रोक दिया है। मेंगतू ने एक लंबी सांस ली। आह! शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप आर्यन को इतना उच्च सम्मान क्यों देते हैं? क्या वह अभी भी वरिष्ठ भाई लू शुन को सिखा सकते हैं? यह बेहतर है कि वरिष्ठ भाई लू शुन को वापस आने दें। मेंगतू ने धीमी आवाज में कहा, उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना है। जब समय आएगा तो वह स्वाभाविक रूप से वापस आ जाएंगे। ठीक है। तुम्हें अब उत्तरी चोटी की निगरानी करने की जरूरत नहीं है। वापस जाओ और ठीक से खेती करो। मेंगतू ने एक सर्वोच्च श्रेणी का आध्यात्मिक मूल पत्थर निकाला और कहा, 1 महीने के लिए एकांतवास में जाओ और देखो कि क्या तुम अपनी बेड़ियों को तोड़ सकते हो। जब शिष्य ने सर्वोच्च श्रेणी का आध्यात्मिक मूल पत्थर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने इसे दोनों हाथों से प्राप्त किया और कहा, मैं निश्चित रूप से गुरुजी को निराश नहीं करूंगा। मेंगतू ने अपना हाथ हिलाया और कहा, जाओ। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। आर्यन ने महान पंथ सभा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह आर्यन से कुछ भी करने के लिए नहीं कह सकता था। ऐसा लगता है कि प्राचीन उग्र पंथ का इस साल की महान पंथ सभा में कोई मौका नहीं है। मेंगतू ने एक लंबी आह भरी। मेंगतू के अलावा, जिसने आर्यन पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजा था, अन्य 6 चोटियों ने भी उत्तरी चोटी पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजा था। पिछले आधे महीने में आर्यन ने जो कुछ किया था, उसे देखकर 6 चोटियों के वृद्ध इतने जोर से हंसे कि वे सीधे खड़े नहीं हो पाए। क्या वह सच में सोचता है कि वह कुछ है? हाँ हाँ हाँ। वह खुद को क्या समझता है? क्या वह सच में सोचता है कि सिर्फ उसे एक पर्वत शिखर देने से वह शिखर स्वामी बन जाएगा? क्या वह सच में हमारे बराबर हो सकता है? देखो, उसने उत्तरी चोटी को कितनी अच्छी तरह से साफ किया है। क्या वह सच में खुद को शिखर स्वामी समझता है? हाँ हाँ हाँ। बहुत से लोग हंसे। वे आर्यन पर हंसते थे क्योंकि वह नहीं जानता था कि स्वर्ग कितना ऊंचा है। वे उस पर हंसते थे क्योंकि वह बहुत आत्मधर्मी था। अगर महान कुल वृद्ध ने आर्यन को इतना उच्च सम्मान नहीं दिया होता, तो ये लोग शायद उत्तरी चोटी पर हंसने के लिए दौड़ते। लेकिन
उन्हें नहीं पता था कि आर्यन पिछले आधे महीने से क्या कर रहा था। जिस दिन घर बना था, वह पूरे दिन मुहर के सामने रहा। विवेकानंद द्वारा सिखाई गई मुहर तकनीक का उपयोग करके उसने मूल मुहर को हटा दिया और फिर अपनी रक्तसार को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करके एक नई मुहर लगाई। वर्तमान मुहर के साथ यहाँ तक कि एक तलवार सम्राट स्तर का विशेषज्ञ भी मुहर के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाएगा। इस दुनिया में उसके अलावा कोई और मुहर को तोड़ नहीं सकता था। आध्यात्मिक मूल खदान यहाँ तक कि सांस लेने से भी टूट सकती थी। अगर इस तरह की जगह को अच्छी तरह से संरक्षित नहीं किया गया, तो अगर बाहरी लोगों को पता चल जाता तो क्या होता? आर्यन बहुत सुरक्षात्मक था। वह अपने संसाधनों को दूसरों के साथ कभी साझा नहीं करेगा। यही कारण था कि उसे घर बनाना पड़ा। एक नई मुहर लगाने के अलावा वह अभी भी तारा के मिशन के बारे में सोच रहा था। वास्तव में मिशन हॉल में उसके मिशन का एक रिकॉर्ड था। पूर्वी सम्राट पर्वत श्रृंखला के लिए उस जगह को कड़वी खेती की भूमि के रूप में भी जाना जाता था। हालांकि आर्यन अभी भी चिंतित था, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। पूर्वी सम्राट पर्वत श्रृंखला बहुत विशाल थी। अगर वह वहां जाता भी तो वह किसी को नहीं ढूंढ पाता। उसे बस महान पंथ सभा के दिन आने का इंतजार करना था। रात हॉल में। हॉल काफी सरल और कच्चा था, जैसे एक डाकुओं के ठिकाने का हॉल। आर्यन शिखर स्वामी की सीट पर बैठा था और हॉल में लोगों को देख रहा था। वे सभी टैन हो गए थे, अफ्रीकी शरणार्थियों की तरह दिख रहे थे। आर्यन ने कहा, पिछले आधे महीने से सभी पर बहुत मेहनत हुई है। झाओ दा हान ने बार बार कहा, यह कठिन नहीं है। इस छोटे से काम को कठिन कैसे माना जा सकता है? बाइली तियानहाई ने कहा, बड़े भाई, यह हम पर कठिन नहीं है, लेकिन आप और वरिष्ठ बहन युनशी की शर्त, आपको वास्तव में कुछ प्रयास करना होगा। युनशी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, अभी भी 1.5 महीना बाकी है, वह जीत नहीं पाएगा। आर्यन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। इस क्षण लूशुन हॉल में चला गया और कहा, शिखर स्वामी, वे सब चले गए हैं। आर्यन के मुंह का कोना ऊपर उठा और उसने कहा, उन्हें सफाई करने में आधा महीना लगा, उनका धैर्य बुरा नहीं है। झाओ दा हान ने कहा, सफाई से आपका क्या मतलब है? बाइली तियानहाई ने कहा, क्या 6 चोटियों ने हम पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजा था? झाओ दा हान ने तुरंत गुस्से में कहा, धिक्कार है, ये लोग कुत्ते हैं। बड़े भाई, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? अगर तुमने पहले कहा होता तो मैं उन्हें एक सबक सिखाता। आर्यन हंसा, यह ठीक है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3736, प्राणशक्ति की खान।
आधे महीने की गहन साधना के बाद आर्यन का मन पूरी तरह शांत हो चुका था। अब उसे बाइली तियानहाई को परखने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि वह अभी जाना नहीं चाहता था तो उसे जाने की आवश्यकता नहीं थी। सभाकक्ष में आर्यन के इन शब्दों को सुनकर झाओ डाहान खुद को रोक नहीं सका और पूछ बैठा, बड़े भाई, क्या आपके पास कोई योजना है? बाइली तियानहाई को पिछली बार मुहर के अंदर जाने की बात याद आई। उसे कुछ समझ आया और उसने कहा, बड़े भाई, आपने उस पृथ्वी दानव मेंढक को मारा तो नहीं था, है ना? और फिर उसने अपनी बात पूरी नहीं की। आर्यन ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर उसकी नजर युनशी पर पड़ी। युनशी, तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। युनशी चौंक गई और बोली, किस चीज के लिए तैयार होना है? आर्यन ने शरारत से कहा, मेरी पत्नी बनने के लिए। युनशी की आंखें गुस्से से बड़ी हो गईं और उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, यह अभी तय नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आर्यन मुस्कुराया और नीचे उतरते हुए बोला, चलो सब लोग मेरे पीछे आओ। फेंग अंकल। आर्यन के कुछ कहने से पहले ही फेंग वानपेंग ने कहा, मेरे लिए नीचे जाना व्यर्थ है। मैं अपनी वर्तमान साधना से संतुष्ट हूं। तुम लोग जाओ, मैं इस जगह की रखवाली करूंगा। कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। वह अब तीसरे दर्जे का स्वर्ग देव था। पूरे प्राचीन उग्र पंथ में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके लिए यह पहले से ही एक बहुत संतोषजनक उपलब्धि थी। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। ठीक है, तो सब लोग मेरे पीछे आओ। आर्यन ने फीनिक्स की ओर इशारा किया, फीनिक्स, तुम भी मेरे साथ आओ। फीनिक्स हंसी और बोली, हाँ। वह भी देखना चाहती थी कि प्राणशक्ति की खान क्या है और संरक्षक कुल कैसा होता है। प्राणशक्ति की खान जैसी चीजें तो उच्च देवलोक में भी बहुत दुर्लभ थीं। हर खान को स्वयं प्रकृति ने बनाया था, जैसे कि प्राचीन दुनिया की जीवन रेखा हो। वह भी इसे देखना चाहती थी। आर्यन सबको मुहर वाले क्षेत्र में ले गया। उसने अपनी बाईं हथेली से लगातार मुहरें बनाईं और ऊर्जा की धाराएं उसमें बहने लगीं। आधे मिनट बाद एक मोटी पत्थर की दीवार खुलने की आवाज आई। जब मुहर खुली तो एक गहरा छेद दिखाई दिया। आर्यन ने कहा, लूशुन, पंचतत्व बंधुओं को वहां ले जाओ। बाकी सब अपनी आभा को नियंत्रित करो और नीचे उड़कर जाओ। फीनिक्स, इधर आओ। फीनिक्स उछली और आर्यन की बाहों में आ गई। उसने अपनी बाहें और पैर आर्यन के चारों ओर लपेट लिए और बोली, स्वामी, मैं तुम्हें कसकर पकड़ रही हूं। आर्यन भी अवाक रह गया। हालांकि फीनिक्स को यह तरीका पसंद था तो ठीक है। सब एक एक करके नीचे कूदने लगे। कुछ मिनट बाद सब जमीन पर उतर गए। चारों ओर की गर्मी असहनीय थी और कुछ ही मिनटों में उनके कपड़े पसीने से भीग गए थे। खासकर युनशी। उसके गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसकी आकर्षक काया और भी स्पष्ट हो गई थी, जिसे देखकर लोग कल्पना करने पर मजबूर हो जाते। लेकिन केवल आर्यन ही बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हुई। युनशी ने आर्यन को घूरते हुए कहा, देखना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। आर्यन हंसा और बोला, हाँ, मैं भविष्य में तुम्हें कपड़े उतारकर देखूंगा। ठीक है। आर्यन ने अपनी जिज्ञासु दृष्टि हटा ली और एक चट्टान के किनारे पर चला गया। नीचे की जगमगाती और पारदर्शी रोशनी को देखकर उसने कहा, हमारे नीचे प्राणशक्ति की नस की खान है। फीनिक्स आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर एक चौंकाने वाला भाव था और उसने कहा, यह बहुत सुंदर है, बिल्कुल आसमान में आकाशगंगा की तरह।
बाइली तियानहाई थोड़ा हैरान था और उसने पूछा, बड़े भाई, वह पृथ्वी दानवमेंढक कहाँ है? आर्यन ने चारों ओर देखा और सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता, शायद वह चला गया। यही वह बात थी जो वह जानना चाहता था। उसने संरक्षक की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उन प्राणशक्ति दानव मकड़ियों को मारने के बाद पृथ्वी दानवमेंढक क्यों गायब हो गया? वह समझ नहीं पा रहा था। आर्यन ने ज्यादा सोचना छोड़ दिया। किसी भी तरह सिस्टम का मिशन अभी भी था। जब तक वह सिस्टम द्वारा दिए गए काम को पूरा करता, वह एक संरक्षक बन सकता था और पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। उसे पृथ्वी दानवमेंढक या देव दानव जाति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। सब लोग चट्टान के किनारे पर चले गए। नीचे की जगमगाती और पारदर्शी रोशनी को देखकर वे सब हक्के बक्के रह गए। पिछली बार वे बहुत जल्दी में थे और पृथ्वी दानवमेंढक के हमले के कारण उनके पास इस सुंदर दृश्य का आनंद लेने का समय नहीं था। आर्यन ने कहा, इतने हैरान मत हो, नीचे और भी चौंकाने वाली चीज है। ठीक है, पिछली बार की तरह चलो नीचे चलते हैं। आर्यन ने फीनिक्स को उठाया और सबसे पहले नीचे कूद गया। उलाला, उलाला। गर्म हवा की तेज आवाज सुनाई दी और आर्यन के बालों की नोक से पसीना टपक रहा था। वह तो ठीक था। आखिरकार वे अब तलवार अमर की दुनिया में थे। यहाँ तक कि पंचतत्व बंधुओं और 5 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को भी गर्मी सहन करना मुश्किल लग रहा था। उन सभी को असहनीय गर्मी महसूस हुई और वे हांफने लगे। हालांकि यह भी अच्छा था। किसी को पता होना चाहिए कि यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई केवल सांस लेने से ही उन्नति कर सकता था। आर्यन जमीन पर उतरा। फीनिक्स जगमगाती और पारदर्शी प्राणशक्ति की नस के ऊपर खड़ी थी। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है यह शक्ति! बहुत शुद्ध है। कुछ पल बाद फीनिक्स ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, स्वामी, तुम्हें किसी को इस तरह की प्राणशक्ति की नस के बारे में पता नहीं लगने देना चाहिए। नहीं तो देवलोक के विशेषज्ञ आकर इसके लिए लड़ेंगे। क्या देवलोक के विशेषज्ञ भी इसके लिए लड़ेंगे? फीनिक्स के चेहरे पर गंभीरता थी। यदि उसने ऐसा कहा तो यह दिखाने के लिए काफी था कि यह प्राणशक्ति की नस कितनी शक्तिशाली थी। आर्यन हंसा, चिंता मत करो, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। मैं उन्नति कर गया। हाँ हाँ हाँ, मैं भी उन्नति कर गया। यह इतनी जल्दी क्यों है? मैं एक साथ 3 दुनिया उन्नति कर गया। हे भगवान, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे बस अपने शरीर में असीम प्राणशक्ति ऊर्जा महसूस हुई। मेरा शरीर प्राणशक्ति ऊर्जा से भर गया है जो लगातार मुझे मजबूत कर रहा है और मेरी बाधाओं को तोड़ने में मदद कर रहा है। हे भगवान, यह एक एक करके जमीन पर उतरने के बाद उनके भाव अविश्वसनीय रूप से चौंक गए थे। यह कहा जा सकता है कि वे एक के बाद एक उन्नति कर रहे थे। बिल्कुल आर्यन की तरह वे सांस लेने से ही उन्नति कर रहे थे। यह प्राणशक्ति की नस की खान थी। इसमें दुनिया द्वारा पोषित सबसे शुद्ध प्राणशक्ति ऊर्जा थी। इस तरह की आभा को अवशोषित करने के बाद कोई उन्नति क्यों नहीं करेगा? बाइली तियानहाई की भौहें सिकुड़ी और फिर आराम से खुल गईं। उसने आर्यन को एक आश्चर्यजनक रूप से देखा और कहा, मैं भी उन्नति कर गया। मैंने बस कुछ सांसें लीं। मैं उन्नति कर गया। लूशुन का चेहरा अवाक था और उसने कहा, इस जगह में कोई प्राणशक्ति संकेंद्रण गठन है क्या? मैंने इतने लंबे समय तक साधना की है, लेकिन मैंने कभी भी इतनी शुद्ध प्राणशक्ति ऊर्जा अवशोषित नहीं की है। बहुत शुद्ध, बहुत। लूशुन के शरीर से एक जोरदार आवाज निकली
और उसके शरीर पर शक्ति की आभा तुरंत बदल गई, पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। उसने उत्साहित होकर कहा, मैं भी उन्नति कर गया। 10 साल 10 साल हो गए, मैं आखिरकार उन्नति कर गया। बात करते करते लू शुन की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने आंसुओं के साथ आर्यन को देखा। उसके उत्साहित और कृतज्ञ भाव ने उसे आर्यन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 10 साल में उसके लिए 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल था। अब उसने उन्नति करने के लिए केवल कुछ सांसें लीं। अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। आर्यन ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, सब लोग समय का सदुपयोग करो, एक दिन में केवल एक रात होती है। हमें सुबह होने से पहले सतह पर वापस जाना होगा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3737 अंधकार में एक नई सुबह भाग 2। यहां तक कि सांस लेना भी इस दीवार को तोड़ सकता था। यह गति पागलों जैसी गति थी। हर कोई तेजी से आगे बढ़ रहा था। आर्यन ने समय बर्बाद नहीं किया और फीनिक्स चिड़िया से कहा, छोटी लड़की, अगर तुम्हें साधना नहीं करनी है तो आसपास घूम लो, पर ज्यादा दूर मत जाना। चिड़िया ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। आर्यन पालथी मारकर बैठ गया और मन ही मन सोचा, हजारों शोधन के स्थान में प्रवेश करूं। उसका शरीर सांस ले रहा था। जो आध्यात्मिक ऊर्जा वह सांस में ले रहा था, वह लगातार उसके शरीर को मजबूत कर रही थी, उसे हजारों शोधन के स्थान में एक शक्तिशाली ऊर्जा दे रही थी। इसलिए हजारों शोधन के स्थान में साधना करने से उसकी गति और भी बढ़ सकती थी। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। बीच बीच में सिस्टम की आवाज आती रहती थी। हजारों शोधन के स्थान की गति के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। यह सब यहाँ मौजूद शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण था, जो बहुत शुद्ध और घनी थी। यह किसी भी उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक स्रोत पत्थर से हजारों गुना बेहतर थी। जिस समय आर्यन हजारों शोधन के स्थान में साधना कर रहा था, उसके शरीर द्वारा अवशोषित की जाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ रही थी। विवेकांश ने कहा, स्वामी, इस आध्यात्मिक शिरा में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत शुद्ध है। आप इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी तलवार तकनीक में मिला सकते हैं क्या? मैं अपनी साधना तकनीक में भी आध्यात्मिक ऊर्जा को मिला सकता हूं? आर्यन थोड़ा हैरान था। आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसे मान ऊर्जा भी कहा जाता है। खेल के विवरण के अनुसार मान ऊर्जा वह ऊर्जा थी जिसका उपयोग किसी कौशल को सक्रिय करने के लिए किया जाता था। इसे किसी कौशल में मिलाया नहीं जा सकता था। अतीत में आर्यन ने कभी इस तरह नहीं सोचा था। विवेकांश ने कहा, अतीत में कमजोर आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। यह पूरी तरह से मार्शल कला में मिल सकती है। इस तरह आपकी मार्शल कला में एक मजबूत सफलता मिलेगी। सीधे शब्दों में कहें तो यह आपकी साधना तकनीक को स्तर तक ले जाएगी। मेरी साधना तकनीक का स्तर बढ़ाओ। आर्यन के होंठ मुड़े और उसने कहा, यह दिलचस्प है। जब एक साधना तकनीक को चरम पर पहुंचाया जाता था, तो उसकी शक्ति की हमेशा एक सीमा होती थी। इस सीमा को तोड़ा नहीं जा सकता था। हालांकि अगर वह अपनी साधना तकनीक को स्तर तक ले जा सकता था, तो वह बाधाओं को तोड़ देगा और भी शक्तिशाली बन जाएगा। आर्यन ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? विवेकांश ने कहा, मुझे विशिष्ट बातों का यकीन नहीं है,
लेकिन आपने एक बार कहा था कि अगर आप शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी साधना तकनीक के साथ मिलाना चाहते हैं तो आपको मृत्यु तक अभ्यास करना होगा। एक बार आर्यन ने रुचि से पूछा, चांददत्त ने कभी ऐसा किया था? विवेकांश ने कहा, हाँ, उसने किया था। उसने भी संरक्षक गोत्र से लौटने के बाद ऐसा किया था, लेकिन उसने केवल एक चाल चली थी। यह एक चाल ही उसे बाहरी दुश्मनों से बचाव करने की अनुमति देती थी। धत, इतना शानदार! सिर्फ एक चाल। आर्यन ने चुपके से अपनी जीभ चटकारी। कौन था चांददत्त? वह कभी प्राचीन दुनिया का विश्व राजा, अधिपति, नंबर 1 शक्तिशाली व्यक्ति था। यह तथ्य कि वह यह सब कर सका, यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वह कितना शक्तिशाली था। चाहे वह बुद्धि हो, प्रतिभा हो या दृढ़ संकल्प हो, वह शायद किसी और से ज्यादा मजबूत था। कम से कम आर्यन को लगा कि वह सिस्टम के बिना चांगदत्त से मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ऐसा राक्षस भी केवल एक चाल को मिला सकता था। यह निश्चित रूप से बहुत मुश्किल होगा। यह तो बस मौत तक अभ्यास करना है ना? आर्यन ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर चांगदत्त ऐसा कर सकता है तो मैं भी निश्चित रूप से कर सकता हूं। हजारों शोधन के स्थान के अंदर जिस समय आर्यन अपनी तलवार के इरादे का अभ्यास कर रहा था, वह अपनी तलवार की चालों का भी अभ्यास कर रहा था और लगातार अपने शरीर में अवशोषित की गई आध्यात्मिक ऊर्जा को छोड़ रहा था। हर तलवार की चाल और मुट्ठी की चाल को पूरी ताकत से जारी किया गया था। यह तो बस इतना था कि साधना तकनीक के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को मिलाना बहुत बहुत मुश्किल था। इसके अलावा इस तरह के संलयन की कोई दिशा नहीं थी, कोई मार्गदर्शन नहीं था और यह पूरी तरह से आर्यन पर निर्भर था कि वह इसे खुद खोजे। वह कोशिश करता रहा और यह अज्ञात था कि उसे कितनी बार कोशिश करनी पड़ी थी। यह बहुत मुश्किल था। हालांकि हार मानना शब्द आर्यन की डिक्शनरी में मौजूद नहीं था। वह पागलों की तरह साधना कर रहा था। और फिर वहां थी चिड़िया। वह आध्यात्मिक शिरा की खान के किनारे चल रही थी। उसके शरीर में जो बह रहा था वह फीनिक्स, चिड़िया, राजा का रक्त था और वह एक चक्र 8 शरीर भी थी। सामान्य आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी साधना के लिए बेकार थी। इसके अलावा उसे अपनी साधना को तोड़ने की कभी जल्दी नहीं थी। जैसे जैसे वह आध्यात्मिक शिरा की खान पर चली, उसने शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया जो लगातार आध्यात्मिक शिरा की खान से निकल रही थी। उसके दिल में एक संदेह पैदा हुआ। आध्यात्मिक शिरा की खान स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुई थी। हालांकि यह कैसे पैदा हुई? इसके अलावा स्वर्ग और पृथ्वी जैसी मायावी चीज कैसे पैदा हो सकती है? स्वर्ग स्वर्ग क्या था? यह सर्वोच्च दुनिया थी, आकाश, असीमित अस्तित्व था। पृथ्वी, यह सिर्फ मिट्टी थी। उसने पहले कभी एक आध्यात्मिक शिरा की खान नहीं देखी थी, इसलिए वह यह नहीं जान सकती थी कि एक शुद्ध आध्यात्मिक शिरा क्या थी। लेकिन अब वह कर सकती थी। चमकती और पारदर्शी आध्यात्मिक शिरा की खान को देखकर उसे यह एहसास हुआ कि शिरा की खान के नीचे कुछ और दफन है। चमकती और पारदर्शी शिरा की खान बर्फ की एक परत की तरह थी। इसने नीचे की चीजों को बर्फ में सील कर दिया। बेशक यह सिर्फ चिड़िया का एक अनुमान था। वह शिरा की खान के अंत तक पहुंचना चाहती थी। हालांकि ऐसी आध्यात्मिक शिरा की खान की लंबाई लाखों किलोमीटर तक फैल सकती थी। अंत तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा कई जगहें चट्टानों में गहरी थीं, जिससे गुजरना असंभव था। चिड़िया कुछ घंटों तक चली। हालांकि उसे ऐसी जगह नहीं मिली जिससे वह गुजर न सके,
लेकिन उसे अंत भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही वह हार मानने वाली थी, अचानक आसपास का अंधेरा हल्का सा बदल गया। चिड़िया की भौहें तन गईं क्योंकि उसने आगे घूरा। एक खोखली आवाज सुनाई दी। फीनिक्स चिड़िया, राजा का रक्त, 8 चक्र शरीर, स्वर्गीय प्रतिभा, बुरा शारीरिक बनावट नहीं है। चिड़िया की आंखें शांत थीं क्योंकि उसने दूरी में अंधेरे को देखा और उदासीनता से पूछा, तुम कौन हो? खोखली आवाज हंसी, हा हा हा। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अच्छा सवाल है, मैं कौन हूं? मैं खुद को भूल गया हूं। चिड़िया ने कहा, तुम खुद को भी भूल गए? खोखली आवाज सुनाई दी, बहुत समय हो गया है। नहीं, मुझे यह भूल जाना चाहिए था कि समय भी होता है। फिर भी तुमने मुझे समय की सच्ची परिभाषा जानने के लिए प्रेरित किया है। छोटे बच्चे, यह तुम्हारा फीनिक्स राजा का रक्त और तुम्हारी प्रतिभा है जिसने मुझे जगाया है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद तुम्हारे जैसी प्रतिभाशाली कोई और प्राचीन दुनिया में दिखाई देगी। चिड़िया ने फिर से पूछा, वरिष्ठ, आप वास्तव में कौन हैं? खोखली आवाज सुनाई दी, मैं। अगर तुम्हें मुझे कोई नाम देना है तो तुम मुझे पूर्वज कह सकते हो। पूर्वज, चिड़िया ने बड़बड़ाया। उसने पहले कभी यह नाम नहीं सुना था और मदद के लिए नहीं पूछ सकती थी, क्या आप संरक्षक गोत्र से हैं? संरक्षक गोत्र? हाँ हाँ हाँ। यह तो मेरे अधीन एक छोटी जाति है। पूर्वज ने धीरे से मुस्कुराया। चिड़िया की पुतलियां तन गईं। जो वह जानती थी, उसके अनुसार संरक्षक गोत्र प्राचीन दुनिया की सबसे पुरानी जाति थी, जो ड्रैगन, फीनिक्स, चिड़िया और अन्य प्राचीन जातियों से बहुत पुरानी थी। हालांकि यह वास्तव में पूर्वज के अधीन सिर्फ एक छोटी जाति थी। यह सिर्फ एक छोटी ताकत थी। तो यह पूर्वज किस युग से था? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3738, प्राचीन पूर्वज का रहस्य। फीनिक्स एक ऐसी प्राणी थी जिसने अनगिनत किताबें पढ़ी थीं। दिव्य फीनिक्स घाटी में हर तरह की प्राचीन गुप्त तकनीकें और अनेकों अभिलेख मौजूद थे। बचपन से ही फीनिक्स को इन सब को पढ़ने का शौक था, लेकिन उसने कभी किसी प्राचीन पूर्वज के बारे में नहीं सुना था। उसकी दिव्य चेतना, डिवाइन सेंस, थोड़ी सी हिलने लगी। भो! एक अजीब सी 7 रंगों वाली प्रकाश तरंग निकली और सीधे अंधकार को घेर लिया। इस क्षण फीनिक्स के चारों ओर एक अजीब सा डोमेन प्रकट हुआ। उसके केंद्र में एक धीरे धीरे घूमता हुआ भंवर था। भंवर के चारों ओर तरह तरह की रंगीन फ्लोरोसेंट रोशनी थी। यह फीनिक्स डोमेन था। उसने कई हजार मीटर के दायरे में आने वाली हर चीज को अपने डोमेन में ले लिया। इसका मतलब यह था कि इस डोमेन में वह ही सब कुछ थी। कोई भी राक्षसी जानवर, डीमोनिक बीस्ट, जब तक वे जीवित थे, चाहे वह इंसान हो या भूत, वे सब उसके नियंत्रण में थे। उसने अपना डोमेन इसलिए फैलाया ताकि वह जान सके कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ था। लेकिन उसके डोमेन में कोई नहीं था। एक भी प्राणी ऐसा नहीं था जिसमें जीवन की ऊर्जा हो। फीनिक्स ने अपनी भौहें सिकोड़ी। प्राचीन पूर्वज मुस्कुराए और बोले, इतनी कम उम्र में दिव्य क्षेत्र, डिवाइन रियल्म को समझ पाना बहुत अच्छा है। लेकिन बच्ची, अपनी छोटी सी शक्ति से तुम मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाओगी। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह फीनिक्स के बिल्कुल पास हो। उसने फीनिक्स की ऊर्जा को पीछे खींच लिया। अपनी डोमेन शक्ति को वापस लेने के बाद
यह स्पष्ट था कि वह प्राचीन पूर्वज के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकती थी। शायद प्राचीन पूर्वज उसके डोमेन की सीमा से बाहर था, या शायद वह इतना कमजोर था कि उसके अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकती थी। फीनिक्स ने कहा, क्या आप खुद को दिखा सकते हैं? खुद को दिखाओ। हाँ हाँ हाँ। प्राचीन पूर्वज कुछ बार हंसे और कहा, मैं तो हमेशा से प्रकट हूं। तो मैं आपको क्यों नहीं देख पा रही? किसने कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकती? मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे बगल में हूँ, तुम्हारे पैरों के नीचे हूँ, तुम्हारे बाईं ओर हूँ, दाईं ओर हूँ, मेरे सिर के ऊपर, हवा में। वह हर चीज के बारे में बात कर रहे थे। फीनिक्स समझदार थी और उसने कहा, क्या आप प्राचीन लोग हैं? केवल लोग ही हर चीज का ख्याल रख सकता था। हाँ हाँ हाँ। प्राचीन पूर्वज फिर जोर से हंसे, बच्ची, तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो। मैं प्राचीन पूर्वज हूँ, जिसे प्राचीन दुनिया के रूप में भी जाना जाता है। फीनिक्स ने कहा, क्या आपने इस प्राचीन लोक को बनाया है? प्राचीन पूर्वज ने कहा, ऐसा नहीं कह सकते। अधिक सटीक रूप से कहें तो इसे मंदिर ने बनाया था। मैं तो प्राचीन लोक के साथ ही पैदा हुआ था। दिव्य मंदिर। आप प्राचीन दुनिया के साथ ही पैदा हुए थे। फीनिक्स के छोटे से दिमाग के लिए इसे समझना काफी नहीं था। इतने विशाल लोक को, और वह भी एक मातृ दुनिया लोक, मदर वर्ल्ड प्लेन को, जो हर तरह के छोटे लोकों को जन्म दे सकता था, वास्तव में एक संगठन ने बनाया था। वह किस तरह का अस्तित्व था? ये सुरक्षा उपाय फीनिक्स की समझ से बाहर थे। आदिम काल के पूर्वज ने आगे कहा, अधिक सटीक रूप से, मेरी आत्मा का एक अंश आदिम दुनिया के साथ पैदा हुआ था। रहने दो। यह सब कहने का कोई मतलब नहीं है। मंदिर तो नष्ट हो चुका है। मुझे डर है कि यह मेरी आखिरी दिव्य आत्मा है। मैं अब ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। जब लोक टूट जाएगा, तो मेरी यह दिव्य आत्मा भी गायब हो जाएगी। उस समय मुझे डर है कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी शाश्वत मंदिर के बारे में नहीं जान पाएगा। हाँ हाँ। आदिम काल के पूर्वज कड़वाहट से हंसे। बच्ची, इन अनगिनत वर्षों में तुमने ही मुझे फिर से जगाया है। इन सैकड़ों करोड़ों वर्षों में मैंने आज जितना नहीं बोला। आदिम काल के नष्ट होने से पहले तुमसे मिल पाना पहले से ही एक आशीर्वाद माना जाता है। यह तुम्हारा मौका है। मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? आह, अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो क्या होगा? अंत में विनाश के भाग्य से बचना अभी भी मुश्किल होगा। रहने दो, कुछ मत मांगो। बस बाकी समय खुशी से अपना जीवन जियो। आदिम काल के पूर्वज की आवाज लाचारी से भरी हुई थी, जैसे कि यह नियति थी। इसे बदला नहीं जा सकता था। चाहे कुछ भी हो, यह वैसा ही था। इसे बदला नहीं जा सकता था। यह नियति थी। फीनिक्स को इस बात की परवाह नहीं थी कि आदिम काल के पूर्वज ने उसे कुछ नहीं दिया। वह इस बात से ज्यादा चिंतित थी कि आदिम काल क्यों नष्ट हो गया था। उसने पूछा, पूर्वज, क्या सच में आदिम काल में ज्यादा समय नहीं बचा है? क्यों? आप आदिम काल के पूर्वज और अभिभावक कुल के पूर्वज, गार्डियन क्लैंस एंसेस्टर हैं। अगर आप कार्रवाई करते हैं, तो आदिम काल को कौन नष्ट कर सकता है? आदिम काल के पूर्वज। एक व्यक्ति जो अभिभावक कुल भी नहीं था, और कोई शाश्वत मंदिर से। फीनिक्स ने इन सब के बारे में कभी नहीं सुना था। आदिम काल के पूर्वज ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, यह बेकार है। यह एक पूर्वनिर्धारित भाग्य है। इसे बदला नहीं जा सकता है। पूर्वनिर्धारित भाग्य? फीनिक्स ने बुदबुदाया, पूर्वज, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता।
मेरे पति ने एक बार कहा था कि आदमी प्रकृति को जीत सकता है। आदमी प्रकृति को जीत सकता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। आदिम काल के पूर्वज जोर से हंसे। आदमी प्रकृति को जीत सकता है। यहां तक कि भगवान भी प्रकृति को नहीं जीत सकता। एक नश्वर प्राणी प्रकृति के खिलाफ कैसे जीत सकता है? वह प्रकृति के खिलाफ कैसे जीत सकता है? छोटी लड़की आदिम काल ब्रह्मांड में सिर्फ एक मध्यस्तरीय लोक है। यह बहुत कमजोर है। यह एक कमजोर प्राणी की तरह है। उन भगवान लोकों गॉड प्लेन्स के सामने इसे एक ही चाल में नष्ट किया जा सकता है। पिछली बार यह करीब था। इस बार आदिम काल के पूर्वज के बाद खत्म करने का इंतजार किए बिना फीनिक्स ने तुरंत कहा, इस बार यह नष्ट नहीं होगा। मेरे पति के यहां होने से कोई भी आदिम काल को नष्ट करने के बारे में नहीं सोच सकता। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास भरा हुआ था। उसे विश्वास था कि आर्यन में हालात को बदलने की क्षमता है। उसे विश्वास था कि आर्यन कुछ भी कर सकता है। आदिम काल के पूर्वज मुस्कुराए। उन्होंने यह नहीं पूछा कि यह पति कौन था। वह आदिम काल में सब कुछ महसूस कर सकते थे। इतने सालों की गणना के बाद उन्हें आदिम काल के लिए जीवित रहने का कोई मौका नहीं मिला। कोई नहीं। एक आपदा आ गई थी। इससे बचना असंभव था। शाश्वत दिव्य महल की हर चीज नष्ट हो जाएगी। स्वर्गगमन पत्थर हेवन सप्रेसिंग स्टोन के प्रकट होने से आदिम काल को कुछ वर्षों तक जीवित रहने की अनुमति मिली, लेकिन अब कोई भी इस जगह को नहीं बचा सकता। कम से कम आदिम काल के पूर्वज ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देख पाए। छोटी लड़की आदिम काल में ज्यादा समय नहीं बचा है। यह देखकर कि तुम प्रतिभाशाली और बुद्धिमान हो, मैं तुम्हें जीने का एक मौका दूंगा, आदिम काल के पूर्वज ने उदासीनता से कहा। आदिम काल नष्ट हो जाएगा। आदिम काल के तहत 1,00,000 लोग सभी नष्ट हो जाएंगे। सभी जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे। एक भी इंसान नहीं बचेगा। लेकिन आदिम काल के पूर्वज ने फीनिक्स के गंभीर भाव को देखा और थोड़ा अनिच्छुक महसूस किया। शायद वह जीवित रह सकती थी। इसे उससे मिलने का एक मौका माना जा सकता था। फीनिक्स ने कहा, जीवित रहने का क्या मौका? आदिम काल के पूर्वज थोड़ा हिल गए और प्रकाश की एक किरण फीनिक्स के माथे में घुस गई। उसके माथे पर एक जलन वाला दर्द हुआ। कुछ सेकंड के लिए रुकने के बाद उसके माथे पर एक लाल हीरे के आकार का क्रिस्टल दिखाई दिया, लेकिन कुछ सेकंड के बाद हीरे के आकार का क्रिस्टल धीरे धीरे गायब हो गया। फीनिक्स इसके अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाई। फीनिक्स ने पूछा, यह क्या है? आदिम काल के पूर्वज ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे जीवित रहने का मौका तुम्हें समय आने पर पता चलेगा। शायद तुम जीवित रह पाओगी। यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगा। ठीक है, जाओ। आवाज गायब हो गई। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3739। अंधकार में एक नई सुबह। अग्नि अग्नि। आर्यन तेजी से वनी के पास उतरा। वनी की आंखें सूनी थीं, वह अपने माथे को छू रही थी। कोई निशान नहीं था, न ही वह कुछ महसूस कर पा रही थी। वह सदमे में आकर होश में आई, आर्यन को देखा और बोली, स्वामी। आर्यन ने चिंता से उसे देखा और चारों ओर देखते हुए कहा, तुम्हें अभी क्या हुआ था? मैं तुम्हें बार बार बुला रहा था, पर तुमने जवाब ही नहीं दिया। वनी खिलखिलाकर हंसी और बोली, मैं अभी कुछ सोच रही थी।
इसलिए मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। उसने आर्यन को प्राचीन पूर्वज के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने यह नहीं बताया कि प्राचीन जगत का विनाश होने वाला था। उसे प्राचीन पूर्वज की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। प्राचीन जगत के विनाश के कोई संकेत नहीं थे। हालांकि उच्च देवलोक में बड़ी संख्या में विदेशी विशेषज्ञ दिखाई दिए थे, पर इन विदेशी विशेषज्ञों ने प्राचीन जगत को नष्ट नहीं किया था। फिर भी इस बात ने वनी के दिल को चुपके से कस दिया था, जैसे कि उसने आर्यन की पुकार को स्पष्ट रूप से नहीं सुना था। इससे यह पता चलता था कि वह अभी-अभी एक अजीब जगह में प्रवेश कर गई थी। वह बूढ़ा व्यक्ति, वह निश्चित रूप से साधारण नहीं था। वनी ने मन ही मन सोचा, अगली बार जब मैं वनी घाटी वापस जाऊंगी तो मैं अपनी चाची से जरूर पूछूंगी। वह निश्चित रूप से जानती होंगी। आर्यन ने वनी की अभिव्यक्ति को देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जाहिर है अभी कुछ हुआ था। हालांकि अगर वनी कुछ नहीं कहती तो आर्यन भी नहीं पूछता। आर्यन ने कहा, सुबह होने वाली है, हमें ऊपर जाना होगा। वनी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और बोली, ठीक है स्वामी, मुझे गले लगा लो। वनी ने मासूम और प्यारी सी अभिव्यक्ति के साथ अपने हाथ फैलाए। आर्यन ने उसे गले लगा लिया और हल्के से छलांग लगाकर हवा में उड़ गया। वनी ने कहा, स्वामी, क्या तुम पहले ही तलवार सम्राट क्षेत्र के छठे चरण में पहुंच गए हो? आर्यन ने कहा, मैं तो यहाँ बस सांस लेकर ही प्रगति कर सकता हूँ, मेरी गति धीमी मानी जाती है, वे तो और भी असाधारण हैं। वनी ने कहा, स्वामी सबसे शक्तिशाली हैं। जब वे जमीन पर लौटे तब सुबह हो चुकी थी। भवन में सभी के चेहरों पर मुस्कान खिली हुई थी, खासकर 5 बाहरी पंथ के शिष्य। वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने 5 करोड़ जीते हों और सभी के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। वे बहुत खुश थे कि वे डटे रहे थे। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे उन बाहरी पंथ के शिष्यों के सामने हंस रहे थे जिन्होंने उत्तर शिखर को छोड़ दिया था। आर्यन ने बेफिक्र होकर कहा, बताओ कि तुम कितने क्षेत्र पार कर चुके हो? वो हुआ ने तुरंत कहा, मैं पहले जाऊंगा। मैं 13 क्षेत्र पार कर चुका हूं। मैं अब तीसरे चरण का तलवार सम्राट हूं। हा हा हा। 13 चरण? यह तो अविश्वसनीय है। आर्यन जानता था कि इन लोगों ने बहुत प्रगति की है, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वे एक ही रात में 13 चरण पार कर लेंगे। यह क्या है? यह तो पागलपन था। वो तूने कहा, हम पांचों एक जैसे हैं। हम सभी 13वें चरण में हैं। हमें पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि खेती करना इतना आसान हो सकता है। आर्यन ने बाइली तियानहाई की ओर देखा और कहा, तुम दोनों का क्या? झाओ दहान ने अपना सिर खुजलाया और कहा, बड़े भाई, मैं 15वें चरण में पहुंच गया हूं। मेरी खेती अब आपसे ज्यादा है। मैं अब 7वें चरण का तलवार सम्राट हूं। आर्यन, वह निशब्द था। आर्यन ने प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत बढ़िया। बाइली तियानहाई ने कहा, मैं भूल गया कि मैंने कितने क्षेत्र पार किए हैं, लेकिन मैं वर्तमान में तलवार सम्राट क्षेत्र के पहले चरण में हूं। अविश्वसनीय। क्या तुम थोड़े ज्यादा ही असाधारण नहीं हो? बाइली तियानहाई, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हारा दिमाग असामान्य है, लेकिन तुम्हारी खेती की गति और भी ज्यादा असामान्य है। भाई तियानहाई बहुत बढ़िया है। भाई तियानहाई बहुत बढ़िया है। भाई तियानहाई, तुमने यह कैसे किया? वे सब ईर्ष्या कर रहे थे। वे सभी बहुत उत्साहित थे।
आर्यन ने लूजुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे बारे में क्या? लूजुन ने अपने हाथ जोड़े और गंभीरता से कहा, शिखर स्वामी, मैंने 3 क्षेत्र पार किए हैं। आर्यन ने कहा, इतना संकोच मत करो। तुमने मेरे पास आने के लिए मुख्य भवन शिखर में सब कुछ छोड़ दिया और पृथ्वी दानव के खिलाफ मेरे भाई की रक्षा की। तुम मेरे भाई हो। 3 क्षेत्र, एक ही रात में 3 क्षेत्र पार करना, यह गति। लू जुन ने कहा, यह 100 साल की खेती के बराबर है। जैसे ही उसने यह कहा, सभी हैरान रह गए। एक रात 100 साल के बराबर थी, यह गति। आर्यन ने कहा, क्या तुम्हें 1 महीने में तलवार सम्राट क्षेत्र में पहुंचने का विश्वास है? जितनी ज्यादा प्रगति होती, उतनी ही मुश्किल होती। साथ ही किसी की प्रतिभा की सीमा भी होती थी। पिछली रात की तरह तेजी से आगे बढ़ना असंभव था। इस दुनिया में अधिकांश योद्धाओं का स्तर उच्च नहीं था, और जो लोग तलवार सम्राट क्षेत्र में कदम रख पाते थे, वे और भी दुर्लभ थे। 1 महीने में तलवार सम्राट बनना। आत्मा मूल खदान के शक्तिशाली संसाधनों की मदद से भी वह सुनिश्चित होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लू जुन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और कहा, हाँ। आर्यन ने उसे उड़ने के लिए आसमान दिया था। अगर वह उड़ नहीं पाता तो यहां रहने का क्या फायदा था? आर्यन ने भारी आवाज में कहा, ठीक है, जब तुम तलवार सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाओगे, तब तुम अग्रदूत बनोगे और उन्हें हरा दोगे। लू जुन ने अपनी मुट्ठियां और भी कसकर भींची, मैं निश्चित रूप से करूंगा। महान कुल के बुजुर्ग ने एक बार कहा था कि उसकी प्रतिभा के साथ उसके लिए तलवार सम्राट क्षेत्र में पहुंच पाना मुश्किल होगा। वह पहले ही तलवार सम्राट क्षेत्र के 4थे स्तर पर था। तलवार सम्राट क्षेत्र में अभी भी 6 क्षेत्र थे। यह ज्यादा नहीं लगता था। एक ही रात में 3 बार स्तर बढ़ाना और 2 रातों में प्रगति करना। लेकिन तलवार सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर से तलवार सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत मुश्किल था। और तो और, उसे सम्राट तलवार को भी समझना था। नहीं तो अगर वह प्रगति भी करता तो भी यह बेकार होता। आर्यन ने उनकी ओर देखा और कहा, लू जुन को मत देखो, तुम लोग भी वैसे ही हो। तुम्हें भी तलवार सम्राट क्षेत्र में पहुंचना होगा और बड़े पंथों के प्रतिभावान लोगों को दिखाना होगा कि सच्चे प्रतिभाशाली कौन होते हैं। उन्हें पता चलने दो कि उन्हें कुचलने का क्या मतलब है। या तो वह कुछ नहीं करता, या वह अपनी पूरी क्षमता से करता। आर्यन ने इसमें भाग नहीं लिया था। हालांकि वह तलवार सम्राट की एक शक्तिशाली टीम को भाग लेने देगा। इस दृश्य से सभी हैरान थे। युनशी ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन ने उस पर नजर डाली और कहा, क्या कुछ कहना है? युनशी ने कहा, कल मैंने तुमसे जो शर्त लगाई थी उसके बारे में। आर्यन ने कहा, पीछे हटने के बारे में मत सोचना, यह असंभव है। युनशी ने आर्यन को घूरकर देखा और गुस्से में अपने पैरों को पटका। सभी हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, वे सभी हंस रहे थे। भवन के बाहर फांग वानपेंग भी हल्के से हंसा। उच्च आसन पर बैठे आर्यन को देखते हुए उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उत्तर शिखर, हर कोई इस जगह को याद रखेगा। अंधेरे देव प्रभाग। स्वामी, यह उस लड़के के बारे में जानकारी है। उसने अब प्राचीन भयंकर पंथ का 8वां शिखर, उत्तर शिखर स्थापित कर लिया है। हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं किया। जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि उसने तलवार आत्मा पर्वत के 2 महान पूर्वजों को एक ही चाल में कुचल दिया। एक बैंगनी काले चोगे वाले अधेड़ व्यक्ति ने भौहें चढ़ाई और गंभीरता से कहा, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे अंधेरे देव प्रभाग के 2 विशेषज्ञों को मार पाया।
यह ध्यान देने योग्य था। अधेड़ व्यक्ति के चोगे पर एक उत्तम जुआन शब्द कढ़ा हुआ था। केवल जुआन परिवार के रक्त वाले शिष्यों को ही इस शब्द का उपयोग करने की योग्यता थी। एक और बूढ़े व्यक्ति ने जारी रखा, स्वामी, चूंकि वह इतना शक्तिशाली है, मेरा मानना है कि प्राचीन भयंकर पंथ उसे महान पंथ सभा में लड़ने के लिए निश्चित रूप से भेजेगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3740 पंथ सम्मेलन की तैयारी। पंथ सम्मेलन में युद्ध कौशल सबसे महत्वपूर्ण कारक था। युद्ध क्षमता हमेशा पहले नंबर पर आती थी। हालांकि अगर वे प्राचीन प्रज्वलित पंथ को महान पंथों की महान सभा में पहला स्थान दिलाना चाहते थे, तो केवल युद्ध शक्ति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था। यद्यपि युद्ध शक्ति की प्रतियोगिता सबसे महत्वपूर्ण थी, यह केवल एक हिस्सा थी। पहला स्थान हासिल करने के लिए उन्हें बाकी चीजों में भी उत्कृष्ट होना था, जैसे कि औषधि निर्माण, विन्यास उत्कीर्णन, जीवपालन, शस्त्र निर्माण आदि। उत्तरी शिखर पर ऐसा कोई गुरु नहीं था। फांग वानपेंग को ये चीजें नहीं आती थीं, और लू शून को केवल कुछ बुनियादी बातें पता थीं। वे इनमें कुशल नहीं थे, और अतीत में उन्होंने अपना सारा ध्यान केवल खेती पर लगाया था। अब वे केवल आर्यन पर ही भरोसा कर सकते थे। प्राचीन संसार में आर्यन को ये चीजें नहीं आती थीं, लेकिन उसके पास 10,000 परिष्करण स्थान था। 10,000 परिष्करण स्थान में 8 पत्थर के दरवाजे थे। 8वें दरवाजे को छोड़कर, जिसके उद्देश्य के बारे में उसे पता नहीं था, आर्यन बाकी सभी के बारे में जानता था। हर दरवाजे के पीछे एक खेती प्रणाली थी। औषधि निर्माण, धातु निर्माण, विन्यास उत्कीर्णन, जीवपालन आदि। आर्यन ने इन सभी स्थानिक द्वारों को खोल दिया था। हर दिन वह 10,000 परिष्करण स्थान में खेती करता, और दिन के दौरान वह अपने अनुभवों को दूसरों को बताता। विन्यास उत्कीर्णन। इसमें न केवल विन्यासांक की ताकत महत्वपूर्ण है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है उस पर उकेरे गए विन्यास चिन्हों की ताकत। मूल रूप से सभी आध्यात्मिक विन्यासों के लिए उन्हें तोड़ने का तरीका विन्यास मूल को तोड़ना है। इस तरह का आध्यात्मिक विन्यास केवल एक निम्न स्तर का आध्यात्मिक विन्यास हो सकता है। एक सच्चा उच्च स्तर का आध्यात्मिक विन्यास विन्यास मूल के बिना होता है। दूसरे शब्दों में, आप विन्यास मूल का पता ही नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा विन्यास बनाना चाहते हैं, तो विन्यास चिन्ह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। आज से हम विन्यास चिन्हों का अभ्यास शुरू करेंगे। आर्यन ने गंभीरता से कहा। कक्ष में बैठे लोग भी ध्यान से सुन रहे थे। रात में वह आध्यात्मिक स्रोत शिरा में खेती करने जाता। दिन में वह आर्यन के साथ सहायक कार्यों की खेती करता। सभी बहुत गंभीर थे, क्योंकि वे सब अपने दिल में जानते थे कि यह उनके लिए एक अवसर था। अगर वे इस अवसर को चूक गए, तो उन्हें जीवन भर पछतावा होगा। अब उनके मन में आर्यन के लिए केवल प्रशंसा थी। वे महसूस करते थे कि आर्यन एक सर्वशक्तिशाली अस्तित्व था। खासकर युनशी। वह सोच रही थी कि सिंह परिवार में ऐसा प्रतिभाशाली इंसान कैसे हो सकता है। उसने पिछले कुछ सालों में सिंह परिवार के किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। जो भावना आर्यन उसे अब दे रहा था, वह यह थी कि वह एक राक्षस था। ऐसा विकृत व्यक्ति पुनर्जन्म और पुनः खेती का विकल्प क्यों चुनेगा? यह एक ऐसा सवाल था जो वह समझ नहीं पा रही थी। जीव पालन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दैवीय पशु के साथ एक अच्छा मानसिक पुल बनाया जाए। आपको उस दैवीय पशु को, जिसे आप वश में करते हैं,
को स्नेह का एहसास कराना होगा। उसे आप पर विश्वास दिलाना होगा। बेशक आप हिंसा का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि वह आपको स्वीकार नहीं करता है तो आप उसे तब तक पीट सकते हैं जब तक वह स्वीकार न कर ले। इसकी शर्त यह है कि आपको उस जानवर से अधिक शक्तिशाली होना होगा। एक शक्तिशाली दैवीय पशु का चेतना का सागर असामान्य रूप से विशाल होता है। ऐसे में यदि आप दैवीय पशु के मन के मूल को ढूंढना चाहते हैं तो आपको अपने मन की शक्ति पर निर्भर रहना होगा। सबसे सीधा तरीका है जानवर को नियंत्रित करना और उसी समय हमला करना। एक दैवीय पशु का चेतना का सागर एक इंसान की तुलना में बहुत सरल होता है, क्योंकि जब उन पर हमला होता है तो उनकी मानसिक शक्ति असामान्य रूप से तनाव में आ जाती है और उस समय यह बहुत आसान हो जाता है। शस्त्र निर्माण। अगर मैं एक सुपर हथियार बनाना चाहता हूं तो मैं संसार की शक्ति के बिना नहीं कर सकता। आपको न केवल अपनी शक्ति और सामग्री की शक्ति की आवश्यकता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण आपको हथियार को संसार की शक्ति को अवशोषित करने देना होगा। तभी हथियार उच्च गुणवत्ता का होगा। आर्यन ने 10,000 परिष्करण स्थान में जो कुछ भी सीखा था वह बिना कुछ छिपाए उन्हें सिखा रहा था। समय उड़ गया। पलक झपकते ही 1 महीना बीत चुका था। पंथ सभा में अभी भी आधा महीना बाकी था। इस समय प्राचीन प्रज्वलित पंथ के विभिन्न शिखर पहले से ही बेचैन थे। हर दिन कोई न कोई बुजुर्ग या शिखर स्वामी लोगों को लेकर मुख्य कक्ष में मेंगतू से मिलने आता। महाबुजुर्ग यह औषधि शिखर में सबसे अधिक क्षमता वाला शिष्य है। वह पहले से ही अमर श्रेणी की गोलियां बना सकता है। भले ही वह पंथ सभा में बड़े पंथों के शिष्यों जितना अच्छा न हो, वह निश्चित रूप से पंथ को शर्मिंदा नहीं करेगा। अगर वह भाग्यशाली रहा तो वह दिव्य श्रेणी की गोलियां भी बना सकता है। उस समय औषधि शिखर के महाबुजुर्ग अपने व्यक्तिगत शिष्य के साथ मेंगतू के आंगन में खड़े थे। उनका चेहरा उत्साह से भरा था। एक अमर श्रेणी का औषधि निर्माता प्राचीन प्रज्वलित पंथ में एक शीर्ष औषधि निर्माता माना जाता था। हालांकि मेंगतू ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, अगर मैं भाग्यशाली रहा। हे। औषधि शिखर के महाबुजुर्ग थोड़े असहज लग रहे थे। वह शिष्य बहुत आत्मविश्वास से बोला, महाबुजुर्ग अभी आधा महीना बाकी है। मैं निश्चित रूप से पूरी कोशिश करूंगा कि आगे बढ़ सकूं। मेंगतू ने सिर हिलाया और कहा, आत्मविश्वास होना अच्छा है। अभी आधा महीना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि तुम सफल होगे। पुरुषों, इसे 3 सर्वोच्च श्रेणी के आध्यात्मिक स्रोत पत्थर दो। उस शिष्य की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद महाबुजुर्ग। मैं आपको निश्चित रूप से निराश नहीं करूंगा। औषधि शिखर के महाबुजुर्ग के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। धन्यवाद वरिष्ठ भाई मेंग। तो पंथ सभा में भाग लेने की उसकी योग्यता। तर्क के अनुसार यह औषधि शिखर द्वारा अनुशंसित एक शिष्य था और यह शिखर स्वामी की पसंद होनी चाहिए थी। मेंगतू को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि मेंगतू को आर्यन की पिछली बातें याद आईं और उसने जवाब दिया, अस्थाई। औषधि शिखर का बुजुर्ग थोड़ा हैरान था। महाबुजुर्ग, आपके अस्थाई शब्द का क्या मतलब है? मेंगतू ने औषधि शिखर के बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, क्या आपको मुझे विस्तार से यह समझाने की आवश्यकता है कि अस्थाई शब्द का क्या मतलब है? औषधि शिखर के बुजुर्ग ने अपना शरीर सिकोड़ लिया और तुरंत जवाब दिया, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। वह समझ गया था कि मेंगतू के शब्दों में क्रोध था। अगर उसने और पूछा तो वह शायद 3 सर्वोच्च श्रेणी के आध्यात्मिक स्रोत पत्थर भी खो सकता था।
औषधिशिखर का बुजुर्ग अपने शिष्य के साथ मुख्य कक्ष से निकल गया। रास्ते में औषधिशिखर के बुजुर्ग ने तीसरे श्रेणी के आध्यात्मिक स्रोत पत्थर को 3 भागों में विभाजित किया। एक तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें आधा महीने के लिए एक मिलता है तो यह तुम्हारी खेती के लिए पर्याप्त होगा। बाकी मेरे और शिखर स्वामी के लिए है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? शिष्य ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं। यह वही नियम था। यदि शिष्य को कोई पुरस्कार मिलता तो गुरु को निश्चित रूप से एक हिस्सा मिलता। मेंगतू का आंगन। औषधिशिखर के बुजुर्ग के जाने के बाद बूढ़ा सेवक धीरे धीरे बाहर आया। बूढ़े मालिक, आपने अभी तक हार नहीं मानी। मेंगतू ने एक लंबी आह भरी। अमर श्रेणी का औषधि निर्माता। फूफू, भाग्य, मैं ऐसी स्थिति में कैसे हार मान सकता हूं? मेंगतू स्वाभाविक रूप से जानता था कि बूढ़ा सेवक किस बारे में बात कर रहा था। मेंगतू ने उत्तरी शिखर की दिशा में देखा और उदासीनता से पूछा, वहां क्या स्थिति है? बूढ़े सेवक ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। कुछ दिन पहले एक शिष्य ने देखा कि यह हमेशा की तरह ही था। वे उत्तरी शिखर का निर्माण कर रहे थे। वह बच्चा आर्यन। आह, मेंगतू ने कहा, मैं वास्तव में नहीं समझता। वह प्राचीन प्रज्वलित पंथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्यों लड़ सकता है? यह नाम कमाने का एक दुर्लभ अवसर है। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे पूज्य देवता की परीक्षा में भी भाग लेने की आवश्यकता नहीं हो सकती है और पूज्य देवता विशेषज्ञों द्वारा चुना जा सकता है। क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? वह क्यों नहीं समझता? बूढ़े सेवक ने जवाब दिया, बूढ़े मालिक, उसकी महत्वाकांक्षाएं यहां नहीं हो सकती हैं। मेंगतू की भौहें सिकुड़ गईं। महत्वाकांक्षाएं? क्या वह सिर्फ एक प्राचीन प्रज्वलित पंथ में रहना चाहता है? वह एक सिंह है, वह एक कीड़ा क्यों बनना चाहता है? वह 9 आसमानों में उड़ना चाहता है। उसे यहां बर्बाद नहीं किया जा सकता। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFN, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।